आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो औरंगजेब विलन था या हीरो, किताब का रिव्यू मैं शुरू कर रहा। किताब का क्या मतलब, आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, और बता दूं कि आज जो है वो आखिरी दिन है हमारे थंबनेल के कोर्स को अवेल करने का। सो कल से क्लासेस शुरू होंगी। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। मात्र 200 रुपये का कोर्स है। मैं अपने नोट्स के साथ तैयार हूँ, ठीक है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं औरंगजेब को लेकर। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे भी अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ किताबें रखी हुई हैं मेरे पास। अगर आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो जादूनाथ सरकार, जो कि इंडियन हिस्टोरियन है, मुगल के बारे में बहुत शानदार लिखा है। उनकी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़िए, आईएएस के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने 5 वॉल्यूम में किताब लिखी है ना। तो आपको पूरा औरंगजेब A to Z के बारे में पूरा वो पढ़ लीजिए। अगर 5 वॉल्यूम नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि देखिए बल्कि है वो, तो आप एक काम करिए, उनकी एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भी है, वो पढ़ लीजिए। मैंने किताबें पढ़ी हैं जो औरंगजेब के साथ है, जो औरंगजेब के खिलाफ है। अभी हाल ही में ऑड्री टुश्के, लेकिन ऑड्री टुश्के जो हैं वो महिला एंटी इंडिया है, प्रोपागेंडा के तहत वो काम करती है। दैट्स व्हाट आई थिंक, है ना, क्योंकि जितना मैंने उनको सुना है। तो उनकी भी किताब है औरंगजेब पर, बट मैं वो बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो आप जादूनाथ सरकार, जो बेस्ट एनालिसिस मुझे अभी तक लगा है, मसरते आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जो औरंगजेब ने लेटर्स लिखे हैं उसमें आपको औरंगजेब के बारे में पता चलेगा। लेकिन हम बात करेंगे कि अभी राणा सांगा, बाबर, मुगल, औरंगजेब, इन सब के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो विस्तार से बात होगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखी है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से औरंगजेब एक विलन था, मैं उसको हीरो नहीं मानता। वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, दिस इज द फैक्ट। लेकिन वो एक अच्छा आदमी नहीं था। मैं उसको बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं मानता। बहुत ऑडिटर्स के लिखती हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा था, मॉरल आदमी था। मुझे कहीं से वो मॉरल नहीं लगता, ये मेरा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका युद्ध कौशल, उसका जो मिलिट्री जीनियस था, वो कमाल था। और इसी वजह से जो है उसने काफ़ी हद तक मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी के आगे तो कुछ नहीं है। छत्रपति शिवाजी के आगे अकेले दम पे उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी थी। और ये औरंगजेब की जो 1980s के, बेसिकली इसके 3 फेजेस हमको देखने को मिलते हैं औरंगजेब की ज़िंदगी के। एक तो जब वो राजा नहीं बना था, वो तब भी उतना ही, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट। आपने तो चलिए संभाजी महाराज के बारे में आपने छावे देखी, आपने, मैंने हिस्ट्री भी कवर की है। लेकिन आपने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सुना, लेकिन जो गुरु तेग बहादुर के साथ हुआ ना, वो तो रूह कांप जाएगी आपके। अभी मैं जब आपको बताऊंगा ना कि गुरु तेग बहादुर को कैसे, उनको उनके जो भाई हैं किस तरीके से मारा गया था। जब वो क्या करने, वो तो दिल्ली गए थे ना, वो तो औरंगजेब के साथ मिलने गए थे। उनको समझाने बुझाने की भी औरंगजेब को कोशिश की थी, क्या कर रहे हो, जिंदा जला दिया गया था, बीच पूरी आरी से बीच से काट दिया गया था। बताऊंगा मैं, एक एक चीज बताऊंगा मैं। तो मुझे मॉरली सही या फिर वो एक अच्छा इंसान तो नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो औरंगजेब विलन था। लेकिन हम कुछ चीजों की बात करेंगे कि उसके पॉलिटिकल डिसीजंस क्या थे, ठीक है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का उसके ऊपर आरोप लगता है, कितने वो सच हैं। उसके भाइयों के साथ क्या रिलेशन थे, पिता के साथ क्या रिलेशन थे, दारा शिको तो बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। उसके बच्चों के साथ क्या रिलेशन थे। औरंगजेब का कोई सगा नहीं था, कोई भी सगा। उसने अपने बच्चे तक को मार दिया था, अपने बेटे तक को जहर दे दिया था। वो उससे, उसको पता था औरंगजेब को कि भाई मेरा कोई सगा नहीं था। हालांकि औरंगजेब प्यार की ताक में था कि कोई तो मुझसे प्यार करे, ये भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो। लेकिन बहुत ही, अगर जितना मैंने पढ़ा है, अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, फैक्ट्स पे मैं चीजें बताऊंगा, बट इसमें मेरा ओपिनियन भी रहेगा, तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। ऑल दो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, एमए इन हिस्ट्री किया, यूजी मतलब नेट है मेरा हिस्ट्री से, बट मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स पे ही हिस्टोरियन को रहना चाहिए। बट थोड़ा मैं ओपिनियन यहां पे अपना भी डालूंगा। मैंने जो पढ़ा है, मुझे लगता है कि औरंगजेब बहुत ही हद से ज्यादा एम्बिशियस आदमी था। हद से ज्यादा जिसको कहते हैं, उसको कुछ दिखता ही नहीं था कुर्सी के आगे, है ना, कि बस उसको कुर्सी बचानी है चाहे जैसे भी हो जाए। और उसके लिए वो किसी भी हद तक कोई भी क्रूरता कर देगा, वो किसी भी हद तक चला जाएगा, ये चीज है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा। तो औरंगजेब का जो जन्म है, बायोग्राफी मैंने कवर की है, लेकिन गुजरात में हुआ था, दोहात गुजरात, 3 नवंबर 1618।
देखिए पहले मैं मुगलों के बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा जिनको जो बिल्कुल ही नए हैं। तो जो मुगल शासन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, उस पर भी काफी ज्यादा विवाद है कि राणा सांगा ने क्या बाबर को बुलाया, वो भी मैं लेक्चर कवर कर दूंगा कल। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है और बाबर जो है वो हरा देता है इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी उसके बाद लगातार 3 बैटल बाबर लड़ता है, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, और राणा सांगा के साथ महमूद लोदी, इन सबको भी हराता है वो। और अल्टीमेटली 1630 आते आज 1626 के बाद बाबर आ गया, लेकिन बाबर का पूरा जीवन युद्ध में ही गुजरा। फिर 1630 में उसका बेटा हुमायूं आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आदमी था। अब वो इतना अच्छा था कि उसको शेर शाह सूरी ने ऐसी की थी भगा दिया। 1639-40 में बैटल ऑफ चौसा कन्नौज लड़ी गई तो शेर शाह सूरी ने खत्म किया। फिर 15 सालों तक मुगलों का कोई अता पता नहीं, मतलब बाहर वो भाग गए थे। ठीक है, हुमायूं भागे थे अफगानिस्तान में, उन्होंने जाके फिर शरण ली थी, पर्शिया में शरण ली थी। वहीं पे 1545 में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, हमीदा बानो बेगम का बेटा। तो अब क्या है कि 1555 में 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल तक शेर शाह सूरी सूर एम्पायर रहा था, जिसने काफी कुछ दिल्ली के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए किया। वो बंगाल का गवर्नर था। बंगाल बिहार बड़ा मुश्किल होता है जीतना, उस समय बड़ा मुश्किल था। 1555 में एक ऐसा आदमी आता है जिसने मुगलों की बैंड बजा दी और ऐसा लगा कि हेमू विक्रमादित्य, हिंदू राज्य 400 साल बाद फिर से हिंदू राज्य जो है वो आएगा। हेमू विक्रमादित्य ऐसा था कि उसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते थे। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हेमू विक्रमादित्य के हाथ में था। बट 1556 में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है, जीत रहे थे हेमू विक्रमादित्य, लेकिन पता नहीं कहां से एक तीर आके रखता है, वो हाथी से नीचे गिरते हैं और खेल खत्म। अब उस समय ऐसा होता था कि अगर राजा गया तो सब गए। ठीक है ना, दारा शिकोह और औरंगजेब की जो जंग हुई थी तो दारा शिकोह ज्यादा ताकतवर था, बट फिर भी औरंगजेब जीता। उसकी भी बात करेंगे क्यों, क्योंकि राजा गए तो सब गए। दारा शिकोह फील्ड छोड़ के भाग गया। और यहां पे भी सेम, जैसे ही हेमू विक्रमादित्य हाथी के नीचे गिरा, सबको पता चल गया कि राजा गए, तो सब आर्मी तितर बितर हो गई। तो अकबर तो उस समय खाली 13 साल का था, मतलब 11-12 साल। तो उसकी जगह बैरम खान लड़ रहा था, जो उसका रीजेंट था। तो बैरम खान ने वही फिर सर काटा और खेल खत्म हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में दोबारा से मुगलों का रूल शुरू होता है। फिर अकबर आते हैं और अकबर का रूल काफ़ी अच्छा रहा है, हालांकि उनके भी आंचल में दाग है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने भी काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो, बट अल्टीमेटली अकबर जो है वॉज अ पीसफुल रूलर। ठीक है, सुली कुल, पीस फॉर ऑल। 1605 में जहांगीर आता है, जो कि मुझे लगता है कि मुगलों के इतिहास का जो 6 बड़े राजा हुए, सबसे कमजोर राजा जहांगीर। फिर उसके बाद शाहजहां, जहांगीर का सबसे प्यारा बेटा शाहजहां, जिसको खुर्रम के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया। और उसके बाद शाहजहां और जहांगीर की काफ़ी ठन भी गई थी, है ना, प्रेम को लेकर काफ़ी ठन गई, मुगल आजम देखी होगी। तो ये सब कुछ हुआ है। और फिर शाहजहां के बाद आता औरंगजेब। शाहजहां ने, कहते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल उस समय शाहजहां के दौर पे, कि बहुत हीरे नगीने, पीकॉक थ्रोन, ये ऐसी कुर्सी थी जिस पे बैठते थे। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, तो थ्रोन ऐसे तलवारों से लगी हुई होती है, जो गद्दी होती है। ये जो कुर्सी थी उसमें हीरे जवाहरात, कहते हैं कि अरबों रुपए की कीमत थी। 1000-2000 करोड़ के तो खाली इसकी इतने हीरे जवाहरात लगे हुए थे। और वही पीकॉक थ्रोन नादिर शाह उठा के ले गया था, है ना, जब मोहम्मद शाह रंगीला, थोड़ी सी हम बात भी करेंगे। तो ये पूरा इतिहास रहा। औरंगजेब इसी दौरान, जब शाहजहां गद्दी पे बैठा नहीं है, जहांगीर उनके दादाजी हैं, तब दुहाद गुजरात में जन्म होता है औरंगजेब का। और उस समय जो शाहजहां, जिनको खुर्रम के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही प्यार करते थे जहांगीर शाहजहां से, मतलब परचम जो है भैया वो शाहजहां ही। और मुगलों में ना इतिहास रहा, खूनी इतिहास रहा है मुगलों का। मुगलों का इतिहास बहुत ही सही नहीं है। गद्दियों के लिए मुगलों में एक दूसरे का कत्ल किया गया। और जब आप देखोगे शाहजहां का इतिहास, जहांगीर का इतिहास, तो ऐसा लगेगा ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। शाहजहां, उसके कर्म ही लौटे हुए शाहजहां को, है ना, जो उसने किया वही उसके साथ हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, तो औरंगजेब जो है, बता दो कि शाहजहां के 3 बेटे थे, राइट। तो औरंगजेब जो है वो शाहजहां का तीसरा बेटा था। और फिर दारा शिकोह था, शाह शुजा था। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का और सबसे प्यारा बेटा। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो किस पे कौन सा पैरामीटर होता है? एक बच्चा होगा जो बहुत ही पढ़ने वाला है, दूसरा बच्चा होगा जो बहुत ही मारपीट में है। तो जो मारपीट वाला बच्चा है वो लोगों में लोकप्रिय होगा। ये बता रहा हूं, 2 ही लोग लोकप्रिय होंगे बेटा अपने क्लास में। कौन? एक तो जो बहुत धाकड़ आदमी होता था और जो बहुत पढ़ने वाला होता था। अब जाहिर सी बात है, माँ बाप से जो बहुत ही पढ़ने वाला है उसी पे ही ध्यान देते हैं। तो दारा शिकोह वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल,
कहते हैं कि अगर दारा शिकोह बनता ना मुगल का राजा तो भारत बदल जाता, पूरी तरीके से बदल जाता। बट एक इसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि ठीक है दारा शिकोह को बना देते, बट क्या फिर आक्रमण से हम बच पाते? शायद औरंगजेब ने आक्रमण को झेल लिया, अच्छे से उसको रेजिस्ट किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर दारा शिकोह होता तो पूरा भारत और जबरदस्त तरीके से यूनाइट हो जाता और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते। शायद भारत उस समय साइंस में बहुत बड़े डेवलपमेंट करता, टेक्नोलॉजी में हो सकता है उस समय, क्योंकि वो उसका टेम्परामेंट साइंटिफिक था दारा शिकोह का, बहुत ही जबरदस्त। ऐसा आदमी जो लोगों के लिए सोचता है, एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में कुरान, है ना, उपनिषदों का अनुवाद उसने करवाया। हालांकि आपको बता दो रामायण महाभारत सब अकबर ने भी जितने थे उनका। और आपको एक और चीज बता दूं, औरंगजेब भी बहुत बड़ा संस्कृतज्ञ था। हाँ, औरंगजेब भी मतलब इन चीजों में कहते हैं कि औरंगजेब हिंदू एस्ट्रोलॉजर के बहुत मानता था, उनकी सलाह लेता था औरंगजेब। हिंदू एस्ट्रोलॉजर को पूछ के, उनसे बिना पूछे कुछ करता ही नहीं था औरंगजेब, ठीक है। तो ये खैर मुगलों में रहे हैं। जो साहित्य है सनातन का वो बहुत ही कमाल है। मैं साहित्य कह रहा हूं, जो भी किताबें हैं जो हमारे सनातनी की हैं, वो उसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें ना, क्योंकि ढेरों न्यूमरस बुक्स जो आपको बहुत ज्यादा इंसाइट्स देती हैं, और इन्हीं बुक्स पे पूरा भारत चल रहा है, ठीक है। ज्ञान है, ज्ञान का प्रवाह हुआ है। तो 4 बच्चे थे, देवर फुल ब्रदर्स, ठीक है, सबके सब मुमताज महल, ये वही हैं। शाहजहां की और भी बीवियां थी यार, शाहजहां की बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस थी, है ना, मेनी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो मुमताज महल से करता था, जिसके लिए उसने ताजमहल बनवा दिया था। तो चारों बच्चे उन्हीं के ही थे, और फेवरेट वाइफ थी शाहजहां की। और औरंगजेब को सब कुछ मिला जब वो पैदा हुआ, मतलब ही रिसीव्ड फुल प्रिंसली एजुकेशन, पूरा बढ़िया तरीके से उसको पढ़ाया गया। उस समय लैंग्वेज की जो है वो पूरी तालीम दी जाती थी। तो पर्शियन ट्रांसलेशन, संस्कृत टेक्स्ट, उसको रामायण महाभारत भी पढ़ाया गया, ठीक है। हिंदी बहुत बढ़िया बोलता था औरंगजेब, सारी लैंग्वेजेस उसको सिखाई गई। भाले, जो खंजर, इन सबको कैसे यूज करना, युद्ध कौशल में उसको निपुण बनाया गया। तो जो भी पर्शियन क्लासिक्स थी वो उसको बढ़ाया गया। रूमी को बहुत पढ़ता था, रूमी की जो मानसवी ये किताब है, मसनवी या वो बहुत ज्यादा उसका फैन था औरंगजेब, ठीक है। तो बचपन जो है वो ऐसे ही बीता, और सारी की सारी उसको प्रॉपर एजुकेशन दी गई, राजसी उसको एजुकेशन दी गई। बट इसमें सबसे आगे दारा शिकोह था। दारा शिकोह वॉज इन फ्रंट, ठीक है। उसका दिमाग भी एक तो बहुत तेज था, और उसका इंटरेस्ट इन चीजों में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। वो सूफियों के तक सालों सालों तक, महीनों महीनों तक पढ़ा रहता था, सूफियों के साथ, संतों के साथ, दारा शिकोह समझने के लिए। सो ही वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, दैट्स वाई शाहजहां लाइक्ड इट। कि शाहजहां को यह पता था, क्योंकि उस समय लॉयल्टी वॉज अ वेरी, कहते हैं ना कि इट वॉज अ वेरी रेयर अफेयर, इट वॉज नॉट ईजी टू गेन लॉयल्टी, बिकॉज मुगलों में ये प्रथा रही है कि बेटा बाप का मर्डर कर देगा। बट शाहजहां कुड सी कि यार ये बेटा ये हीरा है, ये असली श्रवण कुमार है, ये मेरा बेटा ख्याल रखेगा। इतने उसके अच्छे विचार थे दारा शिकोह के। अंत बहुत बुरा होगा, जो मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, आपका दिल टूटेगा अभी बहुत भयानक तरीके से, सो वार्निंग। तो जो चारों बच्चे थे शाहजहां के, काफी कॉम्पिटेटिव थे, सबको बताया गया था मुगल थ्रोन तुम्हारी है। दारा शिकोह वॉज नॉट क्यूरियस। मैं इसीलिए बता रहा हूं ना कि देयर वर मेनी क्वालिटी। अतीक चंद्रा की एक बहुत शानदार किताब है दारा शिकोह पे, आप उसको पढ़िएगा, उसमें इतिहास भी बताया है। तो दारा शिकोह वॉज नॉट एट ऑल क्यूरियस कि नहीं यार ऐसा, मतलब उसको थ्रोन से मतलब उसको ज्ञान चाहिए था, उसको नॉलेज चाहिए थी कि भाई मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, वो उसकी तलाश में था, ठीक है। तो ये चीज है। अब अकबर जो है, आपको पता है कि अकबर ने एक रूल सेट किया था कि थ्रोन उसी को मिलेगी जो बाई बर्थ है। मतलब पहले क्या होता था ना कि नेफ्यू को भी मिल जाएगी, इनको नहीं, बच्चों को ही थ्रोन मिलेगी। अकबर का ये रूल था ताकि ब्लड लाइन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहे, है ना। तो वही जो है वो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि सबको पता था दारा शिकोह की जब शादी हुई थी उस समय 32 लाख जो है शाहजहां ने खर्च किए थे, और उस समय औरंगजेब बहुत छोटा था। तो दारा शिकोह की शादी हुई 1633 में, 15 साल का था उस समय औरंगजेब, और वो देख रहा था। औरंगजेब को ये सब चीजें, फालतू की चीजें पसंद नहीं थी। औरंगजेब बहुत ज्यादा वो कहता था क्या फर्जी ताजमहल बनवा दिया, पैसा वेस्ट कर दिया। हालांकि औरंगजेब ने खुद भी बादशाही मस्जिद और भी चीजें बनवाई हैं, बट फिर भी उसको ये सब चीजें पसंद नहीं थी यार बहुत ज्यादा। हम ये देखते हैं कि पहले फेज में औरंगजेब इतना बुरा नहीं था, लेकिन दूसरे फेज में उसका असली स्वरूप आता, क्रूर स्वरूप जिसको कहते हैं। औरंगजेब पहले म्यूजिक का भी बड़ा फैन, बहुत म्यूजिक भी सुनता था, गाता था, लेकिन बाद में उसने सब छोड़ दिया कि ना, उसने बैन कर दिया था ये सब, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें थी।
तो औरंगजेब उस समय 14-15 साल का, तो देख रहा था कि अरे शादी हो रही है और बहुत ही ग्रैंड, मतलब पूरा समझ लीजिए कि ऐसी शादी, शादी क्या त्योहार, जैसे कुंभ चला है पूरा 1 महीने तक, वैसे चली थी उनकी शादी। इतना दान और सब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इतना प्यार करता था शाहजहां दारा शिकोह से, इतना ज्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक बड़ी फेमस घटना है ना, दारा शिकोह की शादी के बाद कुछ महीनों बाद चारों बच्चे जो है वो ऐसे महल में घूम रहे थे, और वो फिर उनके लिए एक लेसन था कि हाथियों को कैसे काबू करना है। तो कहते हैं कि एक हाथी, पागल हाथी जो है, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो औरंगजेब की तरफ बढ़ा। अब उस समय चारों बच्चे जो है उसमें से तीनों भाग गए, लेकिन औरंगजेब रहा, और औरंगजेब ने भाला उठा और बहुत तेज फेंका। 15 साल का था औरंगजेब, वो हाथी के बच गया। लगभग लगभग यहां पे हाथी का नाम था सुधाकर, और सूरज, 2 हाथी थे, सूरज सुंदर और सुधाकर। तो लगभग लगभग जो है औरंगजेब का काम तमाम ही कर दिया था हाथी ने, कुड हैव फिनिश्ड। लेकिन वहां पे सुधाकर जो हाथी था वो आया, और जो दूसरा हाथी था वो उसको ले गया, वरना अगर ऐसा होता तो शायद औरंगजेब कभी राजा बन नहीं पाता। लेकिन ये जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी थी, ये काफी लिखी भी गई, इस पर काफी बातें भी हुई, और इसने ये दिखाया कि भाई है, औरंगजेब में दम है। मतलब अगर मिलिट्री की बात करते हैं तो ये लड़ाई में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर शाहजहां ने जब कुछ साल, और 16 साल का हुआ, 16 साल में, क्योंकि औरंगजेब को बहुत पसंद नहीं करता था शाहजहां, है ना, इधर उधर रहता था, लड़ाई झगड़े में ज्यादा थोड़ा सा, तो और शाहजहां का फेवरेट वो पूरा, उस शाहजहां ने मन ही बना लिया था कि मुझे अगर एम्पायर देना है तो दारा शिकोह को ही देना है, क्योंकि यही एक ऐसा लड़का है ना जो सबको लेके चलेगा, मेरे तीनों बच्चों को लेके चलेगा। बट औरंगजेब में उसने कहीं ना कहीं शाहजहां को चक्कर दिख गई थी कि चालू आदमी है, तो उसको 16 साल की उम्र में ही, क्योंकि भाई उसकी मिलिट्री स्किल अच्छी थी, तो बोला कि जाओ ठीक है, तुमको मैं बाहर भेजता हूं, तुम एम्पायर चलाओ। तो उसके बाद 1635 से लेकर 1657 तक, क्या आप विश्वास करेंगे, 22 साल तक, 22 साल, 22 ईयर्स औरंगजेब जो है वो बाहर ही रहा। और उस समय बल्ख से बुंदेलखंड, गुजरात, कांधार, मुल्तान, दक्कन, सब में लड़ाई की, सब जगह औरंगजेब ने लड़ाई की। अब मुझे ऐसा लगता है एज अ ह्यूमन, जब आप किसी को प्यार नहीं दोगे तो वो नफरती हो जाएगा। तो औरंगजेब को प्यार नहीं मिलता था अपनों से, है ना। और औरंगजेब को बाहर मिलिट्री में जब वो जाता था तो उसने वहां पे अपना एनर्जी वहां पे लगाई। अब जब वो मुगलों की मिलिट्री के साथ था ना, तो मिलिट्री वाले जो थे वो औरंगजेब को बोल रहे थे क्या शहजादा हो तो ऐसा हो। यहां पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी, दारा शिकोह को एक शहजादा बना दिया था शाहजहां ने, ठीक है। दारा शिकोह को युद्ध कौशल नहीं सिखाए, औरंगजेब खुद से ही युद्ध कौशल सीख रहा था। और जितने भी मिलिट्री वो सब कह रहे भैया आप ही के साथ, हमारी लॉयलिटी तो आपके साथ है, और बाकी 3 भाई भी, है ना, आपको ये भी बता दूं। तो ये चीज है। और फिर खैर इसी दौरान औरंगजेब को प्यार भी होता है, आपको जान के हैरानी होगी, बट हीराबाई जैनाबादी, औरंगजेब को बहुत प्यार था इनसे, है ना। मतलब ऐसा था कि ये लोग नाचते गाते हुए, है ना, पूरा एक आम का बाग था वहां पे, खूब नाचते बातें प्रेम करते। तो औरंगजेब बताया गया कि आप समझिए कि औरंगजेब ने कभी शराब नहीं पी, तो औरंगजेब को शराब ना पीने का सुझाव इन्होंने नहीं दिया था। तो इन्होंने इतना कमिटमेंट ले लिया कि ना, मेरी औरत ने बोला है तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये हिसाब किताब है ना। तो ये चीज है। तो औरंगजेब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एक्सपेंशन सीख रहा था। 1650 में आपको बता दूं कि औरंगजेब, देखिए शाहजहां के कुछ डिसीजन उनको समझ में नहीं आते थे, और शाहजहां के डिसीजंस औरंगजेब को हमेशा ये लगता था कि मैं राजा होता ना तो मैं ये कर देता। जैसे दक्कन में लगभग लगभग औरंगजेब दक्कन का वाइसरॉय था, पूरा साउथ इंडिया देखता था औरंगजेब, और इसीलिए उसको साउथ इंडिया बहुत पसंद भी था। बाद में जो आपको बता दूं कि जब 1680 के बाद औरंगजेब जो है वो पूरा दक्कन ही चला गया था, वहीं पे साउथ में ही सेटल हो गया था वो, ठीक है। तो वहां की जनता बहुत परेशान थी। अब उस समय ना पूरी कैपिटल शिफ्ट हो जाती थी, आधी जनता, पूरी दिल्ली खाली हो गई थी। कहते हैं कि लाल किले में से डस्ट लग गई थी, है ना, वहां कोई आता ही नहीं था। तो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली वालों को कहाँ सूट, उनको सूट ही नहीं है साउथ इंडिया का, गर्मी है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन औरंगजेब को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि औरंगजेब वहीं रहा था ना साउथ में, उसने बहुत पल बिताए थे दक्कन में। एकदम से बोला कि दक्कन जो है वो पीछे हट जाओ, दक्कन तुम भूल जाओ अभी दक्कन, तो बड़ा मूड खराब हुआ था औरंगजेब का, कह रहे यार ऐसे कैसे हो गया, ये कैसा डिसीजन है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दारा शिकोह ने बोला। दारा शिकोह पीस वाला आदमी भाई, शांति अमन का आदमी, उसने बोला कि क्यों दक्कन पे बातचीत से मामला, तो हट गया, तो दिमाग खराब। अतः वहां से ही जो है भाई, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी बच्चे को देखते हो कि बाप उससे इतना प्यार कर रहा है तो आपके अंदर गुस्सा आएगा ही आएगा। तो औरंगजेब को ये गुस्सा था कि मेरा बाप जो है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि दारा शिकोह हमेशा औरंगजेब से 2 कदम आगे ही रहता था।
आपको बता दो कि मुगल मनसब में भी मनसबदार रैंक होती थी ना, किसको कितने घोड़े मिलेंगे और किसको कितनी सेना मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो मनसबदार जो है, सबसे ज्यादा मनसब जो है, हाईएस्ट रैंक जो कहते हैं ना, वो दाराशिकों को दी थी। तो उसी समय पता लग गया था। शाहजहां ने यही गलती कर दी। शाहजहां ने ना खुलेआम प्यार का इजहार किया, उसको नहीं पता था ना कि औरंगजेब ऐसा निकलेगा, पता होता तो क्यों ही करता। तो वही चीज है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस यहां पे था नहीं, लिबरल थे काफी ज्यादा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी औरंगजेब को गरियाया जाता है। शाहिद नदीम का प्ले है, उसमें भी दाराशिकों को हीरो बनाया गया है ना। इनफैक्ट शाहिद नदीम तो ये तक कहता है कि भारत का बंटवारा औरंगजेब की वजह से हुआ है, ये चीज है। तो ये चीज है सर। अब क्या हुआ कि शाहजहां जो है, शाहजहां बीमार पड़ने लगा 1657 1657। तो शाहजहां बीमार पड़ने लगा। अब शाहजहां बीमार पड़े, कहते हैं कि शाहजहां को भाई अय्याश आदमी वो भी थे, सेक्स की वजह से। ठीक है, मैं बताता हूं कि हालांकि डिस्प्यूटेड है, लेकिन कहा जाता है जैसे गैमिली करेरी जो कि इटालियन जो मुगल एम्परर, मतलब उस समय मुगल एम्पायर में आए थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा ये थे, मतलब इनका जो थोड़ा सा कि एफ्रोडिसियाक, पता है ना कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ होती है, तो ओवरडोज हो गया था शाहजहां को। लेकिन बाद में बहुत हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं था, शाहजहां को ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम की वजह से शाहजहां काफ़ी बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया क्योंकि शाहजहां जो है, एक सुबह हुई, हर क्या होता कि हफ्ते में 1-2 बार जो मुगल हैं, मुगल एम्परर हैं, वो बालकनी में आते थे और सबको दर्शन देते थे। नहीं आए, शाहजहां नहीं आए। तो यानी कि कयास लगाए गए कि बालकनी में दर्शन नहीं दिए हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब 2 साल हो गए। ठीक है, इसी दौरान औरंगजेब को पता चला 1657 58 59। इस दौरान औरंगजेब ने मिलिट्री बहुत, मतलब उसने अपने जो सहयोगियों को जुटा लिया था, और औरंगजेब को भी पता था कि अब पिताजी रहेंगे नहीं, इनका वक्त आ गया है, तो अब मेरा भी वक्त आ गया है, मेरा भी वक्त आ गया। और आप अब शुरू होता है द ब्लड बाथ। 1657 से लेकर 1661 तक 4 सालों तक ऐसी खूनी लड़ाइयां हुई हैं। दारा शिकोह या फिर जो शाह शुजा की जो बैटल, उसमें तो यह कहा गया है कि खूबसूरत हरे हरे मैदान लाल हो गए थे खून से। ऐसा लग रहा था कि मतलब कीचड़ और मांस, मतलब मांस के लोथड़े जो है पानी से मिक्स होकर एकदम कीचड़ बन गए। कीचड़ नहीं था, एक्चुअली वो मांस था। इतनी ब्रूटैलिटी, हजारों लोग मारे जाने वाले थे अब, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वॉर ऑफ सक्सेशन, और औरंगजेब ने जो है वो युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ठीक है, तो वही चीज है, और ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमेन था। फ्रैंकोइस बर्नियर, यहाँ पे जॉन ओविंगटन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, उन्होंने काफी लंबा चौड़ा इसका विवरण दिया, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर तो थे ही ना, वो तो जहांगीर आई गए, थॉमस रो और विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो भाई 1615 के बाद से ब्रिटिशर यहीं पे ही थे, औरंगजेब के समय में भी यहीं पे ही थे, लेकिन उस लेवल पे काम अभी नहीं कर रहे थे। वो तो ब्रिटिश इनके औरंगजेब के जाने के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी। तो यहां पे ब्रिटिशर बताते हैं कि ऐसे इनह्यूमन एक्ट जो है वो हमने नहीं देखे जो उस समय हुए। ये तख्त है या ताबूत, ये काफी ज्यादा फेमस था मुगल में। ये चलता था कि तख्त के लिए अब लाशें बिछने वाली हैं। अबे तख्त नहीं है, ये ताबूत है। बहुत लोग मरेंगे, बहुतों की जान जाएगी। आप समझ रहे हो, शाहजहां ने भी अपने दोनों भाइयों को मरवाया था। खुसरो को 1622 में मरवाया था, शहरयार को 1628 में मरवाया था। तभी तो शाहजहां तख्त पे बैठा था मेरे दोस्त। और अब औरंगजेब की बारी थी, वो अपने तीनों भाइयों को मरवाएगा। अब देखिए शुरू होता है। सबसे पहला शिकार कौन है? दारा शिकोह। लेकिन उससे पहले देखिए, 65 साल का था शाहजहां, और इटालियन वही कह रहा है, निकोलो मुनकी ने कहा था कि वही की प्रॉब्लम था, मतलब 65 साल की उम्र में शाहजहां बहुत ज्यादा सेक्स करते थे। ठीक है, उतना नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। बट बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, उनके ब्लैडर में प्रॉब्लम थी। लेकिन जो बाकी तीनों छोटे भाई थे, उनको पता था कि अब शाह शुजा मुराद को पता चल गया, औरंगजेब को भी पता चल गया, तीनों को पता चल गया, ओके तो भैया दारा शिकोह राजा बनने वाला है। बट ऐसे कैसे? तीनों भाई जो हैं वो गवर्नर थे, दारा शिकोह भी था। दारा शिकोह के पास तो खैर पूरा अंपायर ही था जब शाहजहां बीमार पड़े, क्योंकि शाहजहां कभी भी दारा शिकोह को अपने से दूर नहीं भेजता था, राइट। तो ये चीजें हैं। तो शाह शुजा उस समय बंगाल को कंट्रोल कर रहा था। पूरा बंगाल जो है ना, वो
वो शाह शुजा के हाथ में था। बता दूं कि दारा शिकोह ने शाह शुजा को हरा दिया था। दारा बहादुरगढ़ के पास बैटल हुई थी, दारा शिकोह ने मारा नहीं शाह शुजा को, बोला कि कोई बात नहीं, तुम बंगाल गुजरात। इतना अच्छा आदमी था वो, ठीक है, बहुत ही कहते ना, मुराद जो है वो, मुराद बख्श जो है वो गुजरात को देख रहा था, आप समझ रहे हो। और औरंगजेब जो है वो डेक्कन में था, पूरा साउथ जो है औरंगजेब के पास था, और दारा शिकोह जो है वो दिल्ली में था, मतलब एक तरीके से दारा। तो भाई वही है, अब तीनों यंगर ब्रदर्स थे, उनके कान भरे हुए थे, तीनों को यही पता चला, औरंगजेब को भी यही पता चला, र्यूमर थी कि ओके भैया हो गया है काम तमाम, दारा शिकोह को सत्ता जो है वो सौंप दी गई है। वैसे शाहजहां की 3 बेटियां भी थी, अब बेटियों को सत्ता मिलने वाली है नहीं। तो भाई जहान आरा जो सबसे बड़ी बेटी थी वो दारा शिकोह को फेवर करती थी, शाहजहां के पास जहान आरा आखिरी वक्त तक रही थी, वो दारा शिकोह को फेवर करती थी, ठीक है ना, कि यही है मेरा भाई, क्योंकि वो सब साथ में रहते थे, तीनों साथ में रहते थे, तिकड़ी थी, ठीक है। उसके बाद जो रोशन आरा थी मिडिल सिस्टर, वो औरंगजेब का, और वही जो छावा में दिखा ना वो रोशन आरा है, वो औरंगजेब को फेवर कर देगी, औरंगजेब बैठे तख्त पे। अब उसको पता था कि ये जो है ना भाई, सबसे बड़ी बात है कि अपनी जान बचाओ, तो इसीलिए फिर यहाँ पे गौहर आरा भी थी, जो कि मुराद को देखती थी कि मुराद जो है वो बैठे, तो तीनों बहनें जो हैं वो अलग अलग देख रही थी, है ना, शाह शुजा को कोई नहीं। बट औरंगजेब का सबसे पहला क्या था कि अपने दोनों भाइयों को तो बाद में देख लूंगा, पहले दारा शिकोह को देखना पड़ेगा, यही सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जो है वो औरंगजेब था। दिसंबर 1657 मुराद ने बोला, मैं गुजरात का गवर्नर तो अपूर्ण राजा है। अब यहां पे गुजरात का गवर्नर क्या, गुजरात बोला कि मैं राजा हूं। मुराद बख्श ने अपने आप को गुजरात का राजा और पूरे भारत कहता मुगल एम्पायर का अगला वारिस मैं हूं, वो घोषित कर लिया, सेल्फ डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। औरंगजेब ने बोला कि अच्छा अब ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कर लो, अभी पहले मैं दारा शिकोह से निपट लो, फिर बताता हूं तुमको। तो अब यहां पे पहले दारा शिकोह को हराएगा, फिर शाह शुजा को हराएगा, ठीक है। मुराद जो है, मतलब यहां पे हुआ क्या, जैसे हिस्टोरियन ईश्वर दास लिखते हैं कि औरंगजेब ने यह कहा कि देखिए दोनों जो दिल हैं वो यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब कह रहा था, औरंगजेब ने मुराद के साथ हाथ मिलाया, मुराद बख्श के साथ, कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, तो दारा शिकोह और शाह शुजा दोनों को ही जो है हराते हैं, ठीक है ना। तो मुराद मान गया, और औरंगजेब ने बोला कि तुम चिंता मत करो, एक बार दारा शिकोह हार गए और शाह शुजा हार गए, उसके बाद हम दोनों मिलके एम्पायर चलाएंगे। तो वही उसी को लेकर ईश्वरदास लिखते हैं कि बोला कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो दोनों दिल जो है ना, हम दोनों आपस में मिलेंगे तो पूरी की पूरी माउंटेन तक को खत्म कर सकते हैं। ओके, तो ये काम थी। तो मुराद जो है बोला कि ठीक है भैया, बड़े भैया आप जैसा बोलेंगे। तो मुराद जो है वो गुजरात के लिए निकला, और उसके बाद औरंगजेब जो है अप्रैल 1658 में धर्मत, जो उज्जैन के बगल में पड़ता है, तो औरंगजेब की आर्मी के साथ जो है वो निकला, लेकिन उतना उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि दारा शिकोह भाई शाहजहां का बेटा है, वो दारा शिकोह की सेना 1 लाख की है, क्योंकि दारा शिकोह को शाहजहां की सेना मिली है ना, और शाहजहां इसका पूरा बंदोबस्त करके गया था कि अगर सक्सेशन ऑफ वॉर होता है तो मेरा बेटा ही जो है वो गद्दी पे बैठे, तो इसीलिए दारा शिकोह की सेना बहुत बड़ी थी। पर दारा शिकोह ने कभी युद्ध नहीं किया था, वो नहीं चाहता था युद्ध हो, बट वो तो नियति में है, आप कैसे उसको निकाल सकते हो। तो औरंगजेब मुराद जो है वो दारा शिकोह की 50,000 आर्मी से मिलते हैं आगरा में। मई का समय था, बहुत गर्मी, आपको पता है आगरा में मई में कितनी भयंकर गर्मी होती है, और आप समझ रहे 100 साल का रिकॉर्ड, यानी कि 100-150 साल पहले, 200-300 साल पहले बहुत जबरदस्त टेम्परेचर होता था। 1658 में मिलते हैं। बैटल ऑफ समूगढ़ डिसाइसिव रही, औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया, ठीक है, ये चीज हुई। दारा शिकोह जो है वो आगरा भाग गया। दारा शिकोह जीत रहा था, बट वही बता रहे ना कि औरंगजेब की भाई मिलिट्री टैक्टिक्स थी, और बैटल ऑफ समूगढ़ में यहां पे हार झेलनी पड़ी दारा शिकोह को। अब कोई क्या कर सकता है। औरंगजेब और मुराद मस्त, दोनों लोग, दोनों भाई साथ में मिले, चलो चलते हैं रेड फोर्ट, चलते हैं, हटाते हैं शाहजहां बैठा बीमार बुढ़ा है, वो बुढ़े को बंद करेंगे, आपस में बांट लेंगे सत्ता, बढ़िया है। दारा शिकोह भाग गए आगरा के लिए, बहुत तेजी में भागे। तो शाहजहां जो है वो रेड फोर्ट में था। उसके बाद फिर मतलब एक तरीके से लाहौर फिर दिल्ली, ये हुआ। अब इनका बड़ा बेटा दारा शिकोह फील्ड से भाग गया। दारा शिकोह अगर कमांड करता तो शायद उसकी आर्मी जीत जाती, बट वो भाग गया घोड़े पे। तो अब जब ऐसा हुआ तो फिर लगा कि भाई सेना तितर बितर हो गई, ठीक है। तो औरंगजेब मुराद जो है वो रेड फोर्ट गए आगरा में। अब शाहजहां जो है उसने औरंगजेब से बात करने की कोशिश की, औरंगजेब को समझाया
कि बेटा बात समझो, ऐसा मत करो। लेकिन औरंगजेब को बहुत समझाया शाहजहां ने, क्योंकि अब शाहजहां को पता चल गया था कि औरंगजेब ने हरा दिया है और अब ये गद्दी पे बैठेगा और ये क्या हाल करेगा हम सबको पता है। लेकिन औरंगजेब ने बोला भाग, तो बोला कि नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद मुराद भी बहुत खुश। 1658 में मुराद और औरंगजेब ने जून 1658 में, एक महीने बाद मई, पूरे आगरा फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। शाहजहां को बोला कि बड़ा, एक्चुअली क्या था, लोग बाहर जो है वेट कर रहे थे, शाहजहां अंदर था। शाहजहां की भी सेना थी ना, तो औरंगजेब नहीं चाहता था कत्लेआम हो, भाई क्यों पिता का जो कत्ल है वो मेरे। और शाहजहां मतलब मुगल एम्पायर पूरी दुनिया में था, याद रखिएगा, शाहजहां मुगल एम्पायर का नहीं, बहुत बड़ा राजा था वो, ठीक है, इस धरती का राजा था वो, तो पूरी दुनिया में उसकी पूछ थी। तो वही बता रहे ना कि अगर आज के ज़माने में अगर कुछ आप अमेरिका को करते हो तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, पूरी दुनिया आएगी आपको बचाने। तो कुछ ऐसा ही था, बट यहाँ तो परिवार ही आपस में लड़ रहा है, तो क्या करें। तो जो एल्डेस्ट डॉटर थी जहानारा, वो इंटरमीडिएट थी शाहजहां और औरंगजेब के बीच में। जहानारा थी जो औरंगजेब से बात कर रही थी। शाहजहां ने आखिरी बार बोला कि यार किंगडम को बांट लो, मैं तुमसे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ औरंगजेब, प्लीज़ किंगडम को बांट लो। औरंगजेब ने फिर बोला भाग। तो बहुत सारे शाहजहां के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा बुढ़ा पागल हो गया है, मैं जा रहा हूँ औरंगजेब के पास, भैया जान बचानी है तो औरंगजेब के साथ मिल लो, जीता वही है। तो फिर औरंगजेब और मुराद बख्श की ये जो दोनों भाइयों की अलायंस थी ना, ये बहुत अच्छा। शाह शुजा मस्त आराम से बैठा हुआ है, वो बोला कि बेटा समय आने पर देखेंगे। लेकिन मुराद ने क्या किया ना, मुराद ने बहुत बढ़िया, औरंगजेब को, जहानारा ने औरंगजेब को बुलाया था, आ जाओ लाल किले के अंदर, लेकिन औरंगजेब गया नहीं, उसको जान का खतरा था, तो उसने मुराद बख्श को भेजा। और मुराद बख्श ने क्या किया, जितने भी सोल्जर्स थे, कितना पैसा मिल रहा है, अरे यार और ज्यादा लो ना, दुगना, तुम्हारी सैलरी कितनी दुगनी, और मुराद ने सबकी सैलरी बढ़ा दी। अब मुराद ने जब इतना ज्यादा पैसा सबको दिया तो मजा ही आ गई, सारे सोल्जर्स भाई बल्ले बल्ले है मुरादी बल्ले नाचने लगे। बोला कि भैया औरंगजेब तो पैसा भी दे रहा है, टैक्टिक्स थी उसकी। तो यही है 1658 में। अब आपको बता दूं कि मुराद जो है, औरंगजेब ने मुराद का फायदा उठा लिया और मुराद ने पूरा किला अपने कब्जे में कर लिया, शाहजहां को बंद कर दिया आगरा में, और बोला कि देखो ये एक छेद है ना, इसे देखते रहना, जो तुमने ताजमहल बनाया बढ़िया सा, वो देखते रहना, टिकट भी नहीं लगेगा, इसे देखते रहना, ठीक है, और मैं भेजूंगा तुमको, जब तुम्हारे बच्चों के सर काटूंगा ना तो एक एक करके भेजता रहूंगा। तो शाहजहां को कैद कर लिया जहानारा के साथ। उसके बाद औरंगजेब को लगा मुराद का काम हो गया तमाम, तो आ जाओ मुराद को ऐसे मार नहीं सकता था। तो औरंगजेब ने क्या किया, खूब शराब पिलाई। औरंगजेब शराब नहीं पीता था, ठीक है, खूब शराब पिलाई मुराद को, ले और पी ले, दारू दे दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है, तो खूब पिलाई, ठीक है। उसके बाद बैठा हुआ सो गया, है ना, नशा चढ़ गया, फिर वहीं पे उसमें नींद में ही मार दिया। ठीक है, काम तमाम कर दिया। तो मुराद नहीं मारा नहीं उसको, मतलब वो कर दिया, ठीक है, एक तरीके से नहीं मार ही दिया, हाँ। और उसके बाद फिर उसकी पूरी आर्मी जो है वो अपने कब्जे में ले ली, 20,000 की आर्मी थी। तो इधर मुराद का काम खत्म और दारा शिकोह भागा हुआ है, ठीक है, ये चीज है। मुराद को जेल करवा दी थी, सॉरी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो शाहजहां जो है, दारा शिकोह भागा है, शाहजहां जो है वो जेल में बंद है। अब क्या किया जाए, दारा शिकोह को लेकिन पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि अगर दारा शिकोह अपने कब्जे में नहीं आया तो प्रॉब्लम। अब एक महीने बाद 31 जुलाई 1658 आ जाता है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि अरे बहुत अच्छा समय है दादा, आ जाओ आप। तो औरंगजेब ने बड़ी कोरोनेशन सेरेमनी रखी और अपने आप को आलमगीर का टाइटल दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सबका दिमाग खराब हो गया था, पूरी दुनिया का। मक्का के जो मेन हेड थे उन्होंने तो ये बोला था कि इसने अपने शाहजहां को इसने बंदी बना लिया है, इसको कोई आलमगीर कोई टाइटल नहीं। पूरी दुनिया औरंगजेब से जो है वो खफा हो गई, आपको बता दूं। अब उसके बाद औरंगजेब ने बोला सर आपसे पहले बाद में निपटेंगे, पहले मैं दारा शिकोह से निपट लूं। तो अब जैसे ही वो राजा बना, औरंगजेब ने बोला कि दारा शिकोह को पकड़ो और शाह शुजा को पकड़ो, ठीक है, इन दोनों को पकड़ के लेके, पहले दारा को पकड़ो क्योंकि वो बड़ा बेटा है, ठीक है। अब दारा शिकोह जो है बेचारे वो अपने थोड़े बहुत ट्रूप्स के साथ इधर उधर भाग रहे थे, है ना। अल्टीमेटली वो घूम घाम के पाकिस्तान में लाहौर गए, फिर अफगानिस्तान, फिर पर्शिया, फिर गुजरात आए, और सारे सपोर्टर्स जो है वो चले गए थे। अब सितंबर आ गया था, मई से सितंबर, मई में बैटल हुई थी, अब सितंबर आ गया। तो सितंबर तक औरंगजेब बोला दारा शिकोह को औरंगजेब पहले खुद परस्यू कर रहा था, बाद में बोला छड़ यार तुम लोग देखो, है ना, बोला कि जो होगा सो होगा, मर गया होगा कहीं पे, ये चीज है। शाह शुजा जो है वो काफी ज्यादा बिजी था। जैसे ही पता चला 1657 में, शाह शुजा की क्या कहानी है, 1657 में जैसे ही शाहजहां की इसके बारे में पता चला कि शाहजहां जो है वहां, उसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया, आप समझ रहे हो।
तो ये चीज़ है। लेकिन वही बता रहे कि फरवरी 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ जो लड़ी गई थी, ठीक है, मतलब मई में, सॉरी, मई 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ लड़ी गई थी। और फरवरी 1658 में क्या हुआ था कि औरंगजेब और उमराद की जो कंबाइंड फोर्सेस थी ना, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। और यहां पे शाह शुजा भी फरवरी में दारा शिकोह के साथ लड़ा था, लेकिन वहां पे शाह शुजा को मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है। ये हिसाब किताब उस समय जो है, जो बनारस, जो सुलेमान शिकोह, वो उसको भी, जो इनका बेटा था, वो काफी ज्यादा उसको भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बहुत खून बहा था, ठीक है। 1658 में औरंगजेब ने शाह शुजा को एक प्रॉमिस किया कि तुम चिंता मत करो, अगर शाह शुजा, अगर तुम अपने गार्ड डाल दो, मतलब एक तरीके से तुम सरेंडर कर दो, तो मैं तुमको एडमिनिस्ट्रेशन करने दूंगा, मैं तुमको जिंदा रहने दूंगा। शाह शुजा ने बोला, भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल, युद्ध में के मैदान में मिलना, फालतू बकवास मत करो। तो औरंगजेब और शाह शुजा जो है बैटल फील्ड पे मिलते हैं, ख्वाजा, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इलाहाबाद, जनवरी 1659। राजा बनने के बाद सितंबर 1658 तक औरंगजेब ने बोला कि यार देखो, अब ऐसा है, मैं दारा शिकोह के पीछे नहीं भाग रहा हूं, और अब हम मिलते हैं किससे, हमारे शाह शुजा, हमें चौथे भाई से तो मिलने आ जाओ बेटा। 1659 में फिर इलाहाबाद के पास जंग होती है, और शाह शुजा को पता था कि मैं हारूंगा, हर हाल में हारूंगा। 2-1 आर्मी का नंबर ऐसा था कुछ कि हर एक सैनिक पे, शाह शुजा का जो एक सैनिक था उस पर दुगने 2 सैनिक थे औरंगजेब पे। तो औरंगजेब की आर्मी ने शाह शुजा की आर्मी को आउट नंबर कर दिया था। अब अगले, तो भाई बहुत फियर्स बैटल थी, बट हार गया शाह शुजा, बुरी तरीके से हार गया, ये चीज है। अब काफी लंबे समय तक वैसे बैटल चली है, लेकिन मई 1660 में शाह शुजा भाग निकला, ठीक है, और बहुत दूर भगा दिया। यहां पे ढाका, जो आज का बांग्लादेश है, शाह शुजा हारने के बाद भाग गया था, ये भी भाग गया था। और शाह शुजा इतनी दूर भागा कि बर्मा के पास जाके मिला, और उसके बाद फिर अराकान के रूलर ने उसको जान से मार दिया। तो यहां पे 2 गए, खाली दारा शिकोह बचा है। मुराद को तो औरंगजेब ने मरवा दिया, और शाह शुजा को भी वो भगा दिया, तो वहां पे अराकान, वहीं पे बर्मा में खेल खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि वहां के रूलर को लग रहा था कि भाई ये राजा है, राजा आदमी, कहीं हमको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दी, ये चीज है। तो ये चीज है। अब दारा शिकोह के पास फिर भी थोड़ी बहुत आर्मी बची हुई थी, लेकिन दारा शिकोह के लोगों ने ही उसके साथ धोखा किया। अफगानिस्तान में था वो अपने बेटे के साथ, मलिक जवान, जो कि अफगान का चीफ है, जिसने दारा ने इसकी ज़िंदगी बचाई थी मलिक जवान की। लेकिन वही है कि बस आप मान के चलो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मलिक जवान ने ही बोला कि औरंगज़ेब को खबर दे देते हैं, क्योंकि अगर उसको ये पता चला कि मैंने दारा शिकोह को शरण दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है, दारा शिकोह को अरेस्ट करवा दिया यहाँ पे, मलिक जवान ने खबर दे दी औरंगज़ेब को, और उसके बाद दिल्ली भिजवा दिया इनके बेटे के साथ। ये हिसाब किताब है। अब औरंगज़ेब जो है, उसने अपना सेकंड कोरोनेशन किया 15 जून 1659, एक साल बाद। जुलाई 1658 में किया था, अब 69, क्योंकि सब चले गए, खाली दारा शिकोह बचा था, दारा शिकोह भी आ गया। अब जब दारा शिकोह आया, तो अब देखिए दारा शिकोह ने क्या किया। दारा शिकोह जैसे ही आया भाई, मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दारा शिकोह आया दिल्ली में एज अ प्रिजनर 1659, जून के थोड़े से ही बाद औरंगज़ेब ने दारा शिकोह और उनके जो 14 साल का बेटा था सिपिर शिकोह, उसको एक फटे हुए कपड़े पहनाए, ठीक है, दोनों को, और एक मरियल से हाथी में बैठा दिया, और बोला कि इसका पूरे शहर का सैर करवाओ। बहुत घुमा इसने ना पूरा शहर, तो पूरे शहर का इसने सैर करवाया, ठीक है, फटे हुए से, एकदम बुरी हालत, जोकरों के कपड़े पहनाए थे, आपको बता दूं, है ना। और उसके बाद इनके पीछे जो है वो सोल्जर्स चल रहे थे। अब ये सोल्जर्स खाली मजाक उड़ाने के लिए थे, कि जवान भी थे ना, बस वो चाह रहे थे कि भाई भाग जाओ किसी तरीके से, क्योंकि हम भी बचने नहीं वाले हैं। कभी भी ऐसा मुगल सब्जेक्ट्स का ऐसा नहीं हुआ। अब यहीं पे वो बात आती है जो डिबेट होती है कि औरंगजेब कैसा था। आज तक, है ना, ब्रूटैलिटी बहुत हुई है, बट ऐसे हालात कभी देखे नहीं है। शहजादे के ऐसे हालात, इतनी ब्रूटैलिटी कौन कर सकता है। जिसका दिल अच्छा, थोड़ी सी भी अच्छाई होगी, कहते हैं औरंगजेब बहुत ही रिलीजियस था, है ना। तो अगर उसके अंदर वो इतना ही रिलीजियस था, उसने अगर पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ किया, चलो ठीक है, मौत देनी थी दे देता, लेकिन इतनी ब्रूटैलिटी वो दुनिया को दिखाता था कि बेटा हमारे सामने खड़े होगे तो यही हाल करेंगे। वो डर बैठाता था औरंगजेब लोगों के दिलों में, और वो डर बैठाने में कामयाब भी रहा। औरंगजेब को बहुत भगाया था दारा शिकोह ने,
तो दारा शिकोह को मरियल से हाथी पे बिठाया गया, घुमाया गया। जिसने भी अपने शहजादे की ऐसी हालत देखी वो रोने लगा। कुछ लोग तो खड़े हो गए कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि वो शहजादा दारा शिकोह ने कितने लोगों का भला किया। आज वही भले जिनका भला किया, एक तो पकड़वाई दिया और दूसरे देख रहे थे कि ऐसे हश्र में हैं हमारे दारा साहब, क्या कर सकते हैं, शहजादे ऐसे हश्र में हैं। यही चीज है। उसके बाद फिर इनको लेके आया गया और इनका सर कटवा दिया गया। कहते हैं कि औरंगजेब ने फिर यही सर जो है शाहजहां को भेज दिया। शाहजहां ने जब देखा तो शाहजहां बहुत रोए, और क्या ही कर सकते हैं, ये चीज है। तो और फिर मुराद को भी मरवा दिया, तो सब मर गए। अब जो दारा शिकोह के दो बेटे थे, सुलेमान शिकोह जो बड़ा बेटा था, औरंगजेब ने उसको भी मरवा दिया, ओपियम दे दिया था 1661 में, तो कोई बचा ही नहीं। तो भाई वही बात है कि काफी ज्यादा हार्श थे, बहुत ज्यादा हार्श थे। दारा शिकोह कहते हैं कि औरंगजेब ने दारा शिकोह से पूछा था कि अगर मान लो तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बोलते कि मैं तुमको लटका देता। दारा शिकोह ये भी देख सकते हो कि अब भाई देखो, जो कहते ना कि दारा शिकोह बहुत ही कायर था, आप ये देखिए, दारा शिकोह कायर नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए कह सकता था, लेकिन उसने बोला कि मैं तुमको पहले लटकाता। तो भाई ये नहीं है, ठीक है। ही वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल जो दारा शिकोह था, और उसको हर कोई पसंद करता था। हुमायूं टूम के बगल में ही दारा शिकोह की जो कॉप्स है वो बरी करवाई गई, जहां पे आज भी उसकी आप देख सकते हैं अगर आप उसकी कब्र में, मतलब ये चीज है। अब सब कुछ हो गया, औरंगजेब इज द अल्टीमेट रूलर। अब शुरू होता है एक्सपेंशन, ठीक है। उसने एक्सपैंड किया। कहते हैं कि औरंगजेब ने भी उपनिषदों का ट्रांसलेशन पर्शियन में करवाया, ठीक है, यूरोप भी भिजवाया। देखिए यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। औरंगजेब ने कुछ चीजें की, ठीक है, जिससे आप कह सकते हो पॉलिटिकली ड्रिवन थी। ये बात सच है कि उसने उपनिषदों का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, और यह भी बात सच है कि 22% के करीब अकबर की सेना में हिंदू थे, लेकिन औरंगजेब में 32%, मतलब अगर औरंगजेब की सेना में काफी हिंदू थे, पर उस समय ये नॉर्म था कि हिंदुओं को आपको रखना ही रखना है। और औरंगजेब को भी पता था कि अगर हिंदुओं को नहीं रखेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि औरंगजेब के साथ राजपूत भी थे, कुछ राजपूत थे उसके साथ, ये चीज है, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद फिर शाहजहां का क्या हुआ? शाहजहां क्या, आगरा के रेड फोर्ट में बेचारे लगे हुए, वो खाली ताजमहल को देखते थे, और अगले 7.5 साल जो है वो हाउस अरेस्ट में गुजारे और शाहजहां ने अपनी बेटी जहानारा के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने शाहजहां की जो ये हालत थी ना, जैसे जो मक्का के शरीफ थे, उन्होंने औरंगजेब को रूलर मानने के लिए, जो हिंदुस्तान का रूलर मानने से इनकार कर दिया कि शाहजहां, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जाता था शाहजहां की तरफ से, मुगल की तरफ से मक्का को, तो बोला कि हम मानेंगे ही नहीं कि जिस तरीके के हालात तुमने की है। जो सफावत के राजा थे शाह सुलेमान, उन्होंने तो एक ऐसा बहुत ही खतरनाक लेटर लिखा था कि तुम आलमगीर, जो तुमने टाइटल लिया है ना, तुम लायक नहीं हो इसके। लेकिन औरंगजेब ने बाद में सबसे रिश्ते सुधारे, पैसे की ताकत है ना, तो ये चीज़ है। अब औरंगजेब इसी समय जो है वो आपको पता है कि छत्रपति महाराज शिवाजी का भी उदय हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो औरंगजेब के सामने आने वाली थी। दो चट्टान जो है वो आपस में टकराने वाले थे, ये हिसाब किताब। तो अब औरंगजेब, आपको लग रहा है कि सब बढ़िया है, लेकिन अब औरंगजेब की लाइफ का दूसरा जो अध्याय है वो बहुत ही खतरनाक है औरंगजेब के लिए, क्योंकि औरंगजेब अब कभी रेस्ट नहीं करेगा, वो पूरी उम्र लड़ता रहेगा, पूरी उम्र। हर कोई उसको धोखा देगा, जीतेगा नहीं तो फ्रस्ट्रेट होगा, लोगों को मरवाएगा, और यही उसने किया। मर्सीलेस सीजेस की है उसमें, मर्सीलेस। ऑड्री टुस्के तक लिखती है कि मर्सीलेस सीजेस, मतलब ऐसी सीजेस की पूरे कुनबे को मरवा दिया, या तो नो मर्सी वॉज देयर, ठीक है ना, ये हिसाब किताब। इसी दौरान मंदिर भी तोड़वाए औरंगजेब ने, एग्जैक्ट कितने तोड़वाए नहीं है, बट काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया, केशवनाथ मथुरा में वो मंदिर तोड़वाया। ऑन दी अदर हैंड ये भी सच बात है, ये भी फैक्ट है कि मंदिरों को औरंगजेब ने दान भी दिए दान। लेकिन आप 40 अच्छी चीजें करो, बट उससे क्या आपकी जो खराब चीजें वो छुप जाएंगी। पॉलिटिकली मोटिवेशन की यहां पे बात ही नहीं है, डील करने के लोगों के अलग अलग तरीके हैं। अब आप बोलेंगे कि, जैसे मैं अभी एक बहस सुन रहा था, तो उसमें एक हिस्टोरियन बोल रही थी कि आप औरंगजेब को ही जो है वो क्यों आप उसका जो क्राउन है वो पहनाते हो, कि उसी ने ही सारे मंदिर तोड़वाए, वरना तो ऐसी क्रूरता हमको देख, कश्मीर के राजा ने ये किया, उसने भी मंदिर तोड़वाए, हिंदू राजा जो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे वो भी मंदिर तोड़ते थे। सच बात है, लेकिन बात दोस्तों मंदिर तोड़ने ना तोड़ने की नहीं है, बात ब्रूटैलिटी की है ना। हम कोई भी ब्रूटैलिटी कर रहा है उसको हम जस्टिफाई तो कर नहीं सकते, हम तो यही बोलेंगे ना कि बहुत गलत है। औरंगजेब की बात इसलिए सबसे ऊपर रखी जाती है क्योंकि अब तो वो मुगल जो है वो भारत पे रूल करते थे,
और सबसे बड़ा लंबा इतिहास उन्हीं का रहा है, ठीक है, लंबे रूल का। मैं हिंदुओं की नहीं बात कर रहा हूं, वो तो चोला वोला अलग है, चोला हो गए, विजयनगर हो गए, लेकिन मुगलों का जो इतिहास है ना, उसने पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया। तो वो उस मुगल का राजा था। दूसरी चीज ये है कि उसने जिस बर्बरता के साथ लोगों को मरवाया है, और किसको मरवाया, ऐसे वैसे लोगों को नहीं मरवाया, उसने राजाओं को मरवाया है ना। उसने सॉरी ये हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूं। उसने राजाओं को मरवाया है, उसने शहजादों को मरवाया है। ऐसी ब्रूटैलिटी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, जिसको देख के खून खोल जाए, वो उसने उस हद तक गया है वो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से कह सकते हो। भाई मैं कह रहा हूं चलो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, बट उसमें कोई कैसे कह सकता है कि ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। ऑड्री टुस्के उसको मॉरल लीडर कहते, काहे की मोरालिटी मेरे भाई, मेरी बहन, काहे की मोरालिटी, है ना, मतलब। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। एक्चुअली यार क्या होता है कि मैं लेक्चर्स एक टेक में करता हूँ, चाहे जितना बड़ा भी लेक्चर हो, और एकदम से कैमरा ऑफ हो गया तो आई एम सॉरी, तो मुझे यहाँ से कट करना पड़ा। फिर कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। और ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है वैसे, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्लो में होता हूँ, फ्लो बिगड़ जाता है। यही है। तो अब हम औरंगजेब के सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं। तो औरंगजेब ने अब अपना एक्सपेंशन शुरू किया, जो कि बहुत ही ब्रूटल था, मर्सिलेस था। और मैं वही आपको बता रहा था कि मुझे देखिए, औरंगजेब ने जो किया वो पॉलिटिक्स के लिए किया, आप कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ये बात मैंने बताया ना कि आधे से ज़्यादा हिंदू थे औरंगजेब की सेना में, आधे से ज़्यादा हिंदू थे, बहुत सारे हिंदू सलाहकार थे, है ना, संस्कृत औरंगजेब को आती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते। लेकिन जिस तरीके से औरंगजेब ने वो किया, मुझे वो नहीं, कहीं से नहीं लगता। जैसे अकबर को बहुत ऊपर हम आंकते हैं, है ना, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी तक अकबर की तारीफ करते हैं, तो हम उनको ऊपर आंकते हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। उन्होंने जजिया तक हटा, कितनी बड़ी बात है, उन्होंने जजिया हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया दोबारा ले आए। हालांकि इसमें महिला जो है या ब्राह्मण जो है उनको नहीं, जो पॉलिटिकली सूटेड हैं औरंगजेब को, उनको नहीं देना है जजिया, बाकी सबको देना है, लेकिन देना तो है जजिया। अब इसकी बड़ी इसमें दिमाग खराब हुआ सबका। तो अब फिर इसमें मंदिर भी तोड़े गए, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मथुरा में केशवदास मंदिर तोड़ा। ऑन दी अदर हैंड मंदिरों को दान भी दिए, ये भी देखिए, ये फैक्ट है ना। मंदिरों को यहाँ पे औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान भी दिए हैं, बहुत सारे मंदिरों को बनाया भी है, लेकिन तोड़े। मैंने क्या बताया कि 50 चीज़ें आप अच्छी कर लो, उससे आपके गलत कारनामे, ये तो वही बात हो गई। अब जैसे आप बड़े बड़े माफियाओं को देखो, वो क्या करते हैं, अतीक अहमद हो गए, या तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, शहाबुद्दीन हो गए, वो बहुत बुरा काम करेंगे, लेकिन उसके एवज में अच्छा काम भी कर देंगे। वो रॉबिनहुड की इमेज बना के घूमते हैं, तो आपके बुरे काम छिपेंगे तो है नहीं। अगर औरंगजेब चाहता तो दारा शिकोह की तरह, या फिर छत्रपति महाराज शिवाजी, उन दोनों, मतलब आप समझ सकते हो ना कि साथ में संधि करके चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी, ब्लड बाथ होने ही नहीं था। गुरु तेग बहादुर 1975 1975 में जो गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया दोस्तों, सिहरन पैदा हो जाएगी। छत्रपति महाराज शामाजी को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, कौन करता है भाई ऐसा, कौन करता है आप बताइए, कोई नहीं करता है। आप मुगलों में या भाई इतने राजा आ गए, लेकिन ऐसी बर्बरता आपको देखने को नहीं मिलती है। और औरंगजेब के सामने तो हो ही रही थी, ऐसा तो है नहीं कि औरंगजेब ने इससे मुंह मोड़ लिया था। अपने बच्चों तक को औरंगजेब संभाल नहीं पाता। यही रीजन है, आप देखो एक लेगेसी चल रही है ना। औरंगजेब इतना कमजोर था कि वो लेगेसी कंटिन्यू नहीं करवा पाया। औरंगजेब हार गया एक्चुअल में। अगर वो चाहता तो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इसी वजह से मुगल काल का पतन हो गया, मुगलों का पतन हुआ। भाई आप देखो, लेगेसी बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, तो लेगेसी कंटिन्यूड है। आप समझ रहे हो, दारा शिकोह होते तो शायद लेगेसी कंटिन्यू होती और अच्छे राजा आते। वो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को वही तालीम देते, है ना। लेकिन औरंगजेब भाई, चारों बच्चे उसके बर्बाद निकले, तीनों बच्चे। मुअज्जम जो है बहुत नफरत करता रहा, प्रिंस अकबर ने तो ओपन रिबेलियन कर दिया। चलिए बात करते हैं एक एक करके, फिर अब क्या होता है राजा बनने के बाद ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 1679 तक तो औरंगजेब दिल्ली में ही था,
है ना। लेकिन उसके बाद 1680 में पूरा डेक्कन चले गए। औरंगजेब 1680 में पूरा डेक्कन शिफ्ट हो गया, समझ रहे। तो सेकेंड हाफ जो उसका रीन का सेकेंड हाफ, उसने आधा रूल दिल्ली से किया है, दिल्ली आगरा से किया, और आधा रूल उसने साउथ इंडिया से किया है। अब क्योंकि साउथ इंडिया में था, दिल्ली में ऑलरेडी दरबार था, तो एक्सपेंशन हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इट्स टू मच फॉर वन, बहुत बड़ा एम्पायर था। औरंगजेब ने एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया, और इतना एक्सपैंड कर लिया कि संभाल ही नहीं पाया। संभाल सकता था अगर अच्छे उत्तराधिकारी होते या उत्तराधिकारी को उसने तैयार किया होता तो संभाल लेते, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। निकोलो मुनुक्की बहुत शानदार चीजें बोलते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी इंथुजियास्ट, नो इंथुजियास्ट स्पोक ऑफ द किंग। जितना बढ़िया निकोलो मुनुक्की ने कहा है, जो ट्रैवलर रहे हैं, जब आप इतिहास पढ़ते हो ना तो सबसे अच्छा जो विवरण देते हैं वो फॉरेन ट्रैवलर्स देते हैं, क्योंकि वो वही देखते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, वो जो देखते हैं वो बताते हैं। उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता कि राजा की बढ़ाई करनी। क्योंकि देखिए औरंगजेब का, हालांकि पहले तो औरंगजेब ने हिस्ट्री को बहुत प्रमोट किया था, कि जैसे आप अकबर की बात करें तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था कि हिस्ट्री आप रिकॉर्ड करिए, लेकिन बाद में औरंगजेब ने सब बंद करवा दिया था, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो राजा के डर से राजा की तारीफ लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैटल बहुत ही सिंपल या शायद बहुत ही बेकार, जिसमें राजा हार जाए, बट वो पोइट इतना ज्यादा उसको एग्जाम्प्लीफाई कर देते हैं कि नहीं नहीं, राजा की कमाल हुआ, ये राजा के डर से होता है, ये कई बार राजा के डर से होता है। लेकिन जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं वो वही लिखेंगे, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं है। तो निकोल मुनुक्की बहुत अच्छी बात बताते हैं कि ही वॉज ऑफ मेलनकोली टेम्परामेंट, बहुत ही मनहूसियत वाला, कि नेगेटिव टेम्परामेंट था, है ना, मेलनकोली, एकदम डिप्रेस्ड टेम्परामेंट था औरंगजेब का। और हमेशा वो बिजी रहता था, हमेशा ऑक्यूपाइड रहता था, और उसको लगता था कि उसको जस्टिस की जो डेफिनेशन थी औरंगजेब के लिए वो अलग थी। औरंगजेब एक न्यायप्रिय आदमी था, ऐसा निकोलो मुनुक्की कह रहे हैं, कि उनको न्याय चाहिए होता था, कि और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था, ठीक है। और उस हिसाब से वो डिसीजन पे आता था, एप्रोप्रिएट डिसीजन पे आता था। पर जस्टिस के नाम पे कत्लेआम हो रहे थे, दिक्कतें हो रही थी, पैदा हो रही थी, ये चीज़ है। हिंदू एस्ट्रोलॉजर जो है औरंगजेब के बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं, और एक हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने तो भाई उनको राइटेस्ट किंग तक बोल दिया है। लेकिन वही बात है कि उस समय डर का भी माहौल था, और मैंने क्या बात है कि औरंगजेब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दी कि साइकोलॉजी क्या रही होगी। कोई भी अच्छा आदमी इतनी बर्बरता से किसी को नहीं मारेगा, कोई भी राजा मार रहा है वो गलत है, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन औरंगजेब इतनी बर्बरता से मारता था, वो खुद आदेश देता था, और वो टॉर्चर का पीरियड लगातार चलता था। आप समझ रहे हो, 40 दिन तक कहते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी को टॉर्चर किया गया। ऑन द अदर हैंड उसने बहुत सारे, जैसे हिंदू एस्ट्रोलॉजर हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, उनको बहुत ज्यादा दान दिए हैं औरंगजेब ने, सच में। हिंदू एस्ट्रोलॉजर भाई भर भर के, एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी की हार के लिए कुछ हिंदू ब्राह्मण्स ने जो हैं वो किया था कि हाँ भाई, क्योंकि भाई उनको अपना टेरिटरी बनानी थी, सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये बात सच है। आज के भी माहौल में देखो तो चीजें बहुत हद तक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, बट इसमें हम कहीं ना कहीं अच्छाई को भूल जाते हैं। आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब उसके बाद हम एक एक करके कुछ इंसिडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही नोटेबल रहे हैं, है ना। कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी थे, और औरंगजेब जो है, जैसे हिंदू रिलीजियस फिगर, इसमें महंत आनंदनाथ, ठीक है। औरंगजेब ये तो मानता था कि जो सनातन के स्क्रिप्चर्स है वो बड़े हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्रिपरेशन महंत को बोले थे कि आप करिए, ठीक है। आनंदनाथ की लैंड होल्डिंग्स को उसने बढ़ाई थी औरंगजेब ने। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट आपको देखते हैं। हिंदुओं और जैन के लिए औरंगजेब जो था, उसने मंदिरों के लिए दान किया, कुछ लैंड्स के लिए दान किया, लेकिन तोड़वाई भी ऑन द अदर हैंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब औरंगजेब, जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत में तो 1668 में जैसे औरंगजेब जो है उसने ऑफिशियल क्रॉनिकल रखा, लेकिन बाद में उसको हटा दिया। शुरुआत में तो बहुत बढ़िया, जैसे बाबर और जहांगीर ने, बाबर ने तो खुद ही बाबरनामा लिख दिया, अपनी बायोग्राफी लिख दी है। जहांगीर ने भी यही किया, जहांगीरनामा। तो ये हर आपको हिस्टोरियन की, या तो उन्होंने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, नहीं तो उन्होंने कोई ना कोई क्रॉनिकलर को रखा है। औरंगजेब ने किसी को नहीं रखा, बाद में औरंगजेब ने हटा दिया। शुरुआत में रखा, बाद में हटा दिया। तो ये एक है का, हालांकि आलमगीर नामा है, ठीक है। आप अगर मोहम्मद काजिम के आलमगीर नामा है, आप वो पढ़ सकते हैं, बट वो औरंगजेब ने खुद नहीं, वो शुरुआत के 10 ही ईयर्स जो है वही है, मतलब 1660 से 1670 तक। बाद में हटा दिया कि निकलो यार, तुम कोई दूसरा काम देखो। उन्होंने ऑथर्स को हटा के दूसरे काम पे लगा दिया, ठीक है। तो ये भी है। तो एकदम से औरंगजेब जो है वो हिस्ट्री से एकदम मूव गया, डिस्टेस्ट हो गया कि नहीं यार, मेरा मजा नहीं आ रहा है, ये चीज है।
मसरत आलमगीरी आपको मिल जाएगा, फतवाए आलमगीरी। अब फतवाए आलमगीरी जो है वो एक तरीके का उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन, औरंगजेब ने ये पूरा जो सजा दी और एक तरीके से लीगल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की भी कि भाई एक लॉ चलेगा, एक यूनिवर्सल लॉ चलेगा, है ना। तो ये चीज है। तो अलग था औरंगजेब का, शुरुआत के 10 साल तो बढ़िया थे, लेकिन 1669 के बाद से औरंगजेब और ज्यादा क्रूर होता गया। और इसका आप देख सकते हो कि अलग ही फील था, है ना। इनफैक्ट ऑड्रे ट्रुश्के भी इस चीज को लिखती हैं, है ना, कि यही फील जो है ना बड़ा अलग अलग। अब क्या था उसमें 16 अजीबो गरीब। वैसे तो एम्परर जो है वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बैठता था, है ना। जब भी वो दिल्ली में रहते थे, पीकॉक थ्रोन में, भाई खूबसूरत पीकॉक थ्रोन, उसमें यहाँ पे बैठता था और उसमें पूरे हीरे जवाहरात जो है वो जड़े रहते थे। सिल्क, पूरा कपड़ा सिल्क का होता था। टर्बन होती थी सोने की पगड़ी होती थी, आपको बता दूं। और हर तरफ मोती, हाथ में मोती, गले में मोती, सोना। नोबेल्स जो है वो अगल बगल खड़े रहते थे, अपने रैंक के हिसाब से नोबेल्स खड़े रहते थे, जो मनसब, कितने मनसब है उस हिसाब से खड़े रहते थे। बहुत ही खूबसूरत जो है वो कारपेट्स बिछी रहती थी फ्लोर्स पे, और दीवारों पे भी बहुत ही खूबसूरत कपड़े जो है वो लगे रहते थे। होते हैं ना, बहुत ही गजब की कारीगरी जो है वो होती थी, राइट। और इस लग्जूरियस एनवायरनमेंट में औरंगजेब जो है वो गिफ्ट को रिसीव भी करता था और देता भी था। नोबेल्स को से भी मिलता था और विजिटर्स को भी वेलकम करता था। लेकिन 1670s के पहले हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखते हैं जो औरंगजेब ने ग्रांट किए, लेकिन उसके बाद चीजें एकदम बदल गई। अब उसके बाद इसलिए भी हुआ, जितना मैं पढ़ पाया हूं, कि छत्रपति शिवाजी का उदय। छत्रपति शिवाजी, महाराज शिवाजी ने ईंट से ईंट बजा दी थी, ठीक है। और औरंगजेब को पता था कि अगर मैं दक्कन नहीं गया तो मेरे हाथ से आधा एम्पायर चला जाएगा। ये औरंगजेब को अंदाजा हो गया था। यही एक बहुत बड़ा रीजन भी था कि औरंगजेब ने दक्कन में अपनी कैपिटल, फिर बीजापुर, गोलकोंडा, मतलब उस समय जो है वो सदर्न इंडिया छत्रपति शिवाजी मराठाओं ने एक्सपैंड किया, बट औरंगजेब की मौत के बाद हुआ। ये उससे पहले जो है ये डिवाइडेड था पूरा किंगडम, ठीक है। तो वहां पे भी औरंगजेब गया। तो ये हिसाब किताब है, राइट। 1670s में इसी दौरान जो है औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर में। कहते हैं कि काफी लोग इसमें लगे थे और बहुत बड़ा साइज था, अभी तक की सबसे बड़ी मस्जिद जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। गेमेली करेरी जो हैं, जो कि इटालियन विजिटर थे 1690s में, वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला था कि औरंगजेब ना एस्ट्रोलॉजर्स, और उसमें हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स के एडवाइस पे ही चलता था, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि वो जो भी करता था। इनफैक्ट औरंगजेब को कहा जाता ना कि भाई वो शुरुआत में भी कुरान लिखता था, कुरान बेचता था, खुद लिख के वो दे रहा है, और बहुत ही सिंपल टाइप का इंसान था, जमीन पे सोता था, उसको बहुत शोर शराबा पसंद नहीं था, ऐसा कहा जाता है औरंगजेब के बारे में, जो सच भी है क्योंकि बहुत सारी क्रॉनिकल्स में लिखा भी है, ठीक है। लेकिन बार बार आप ये बात में ध्यान में रखिएगा कि ये सब चीजें इंसान को अच्छा नहीं बनाती दोस्त। इंसान यहां से अच्छा होना चाहिए। आप अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहां से अच्छे हैं, यहां से अच्छे, तभी तो आप अच्छे इंसान कहलाओगे ना, है ना। ये चीज है। तो अब कुछ चीजें हम देखते हैं। औरंगजेब ने बहुत सारे लेटर्स लिखे और आप उसके लेटर्स को पढ़ भी सकते हैं। वो पूरा एक संग्रह जो है उनके लेटर्स का, मसरत आलमगीरी और भी जगह, वो पूरा लेटर्स से मैंने जब पढ़े तो मुझे बहुत इंसाइट मिला कि औरंगजेब एक तो बहुत परेशान आत्मा था। औरंगजेब वो किसी पे भरोसा नहीं करता था, ठीक है ना, और बहुत ही जिद्दी टाइप का आदमी था कि करना है तो करना है, तुमने ये काम किया कैसे नहीं, है ना, मार देंगे तुमको, ठीक है। और वही डिप्रेस्ड आदमी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक शैतानी स्वरूप था, उसका दिमाग शैतानी था, है ना। अब आप उसको जो भी बोले, तो यहां पे जो बेसिक सिक्योरिटी है पूरी मुगल टेरिटरी में, उसको लेकर औरंगजेब बहुत परेशान रहता था। वो अपने बच्चों और नोबल्स को लगातार लगाता था कि भाई एक तो सेफ्टी होनी चाहिए रोड की। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, औरंगजेब ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था, वो दक्कन में शिफ्ट होता है। अब दिल्ली में तो कोई है ही नहीं, दिल्ली में तो कोई नहीं है, तो अब क्या करें भाई, करप्शन रैम्पेंट हो गया था, बहुत करप्शन होता था। हालांकि औरंगजेब ने काफी लेटर्स में हमको ये दिखता है कि औरंगजेब कहता है कि करप्शन को रोकना होगा, ये बहुत गलत है, करप्शन नहीं होना चाहिए, चोरी चकारी रोकनी होगी। कोई रुका नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो होती ही गई, है ना। करप्शन बहुत ज्यादा रैम्पेंट। जैसे 1690 इटालियन गेमेली कैरेरी बताते हैं कि उस समय मुगल इंडिया जो ट्रैवलर्स आते थे बाहर से, कोई प्रोटेक्शन पहले बहुत थी, लेकिन अब प्रोटेक्शन जो है वो लगातार घटती जा रही थी। जैसे आप ऑटोमन एम्पायर भी उस समय पैरेलली चल रहा था, सफाविद एम्पायर ईरान में चल रहा था, तो वहां पे जो ट्रैवलर्स जाते थे मस्त उनका एक्सपीरियंस होता था। लेकिन औरंगजेब के समय ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता था। साथ ही साथ उनके स्टेट ऑफिसर्स हाईली करप्ट थे। कितना भी चाहता था औरंगजेब, बट अपने स्टेट ऑफिसर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने बहुत सारे फरमान जारी किए, बहुत कुछ कहा, मिक्स्ड क्वालिटी के थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे बता दूं, और वो ओपनली ब्राइब्स जो है एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे औरंगजेब के कि करप्शन नहीं होगा।
अब अगर इतना ही तगड़ा राजा है तो ये चीज तो नहीं रोक पाई, यानी कि कहीं ना कहीं डर नहीं था, है ना। मैं बता रहा हूं कि औरंगजेब को भी हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, डर नहीं था ये। और ये तो जादूनगर सरकार भी लिखते हैं, ऑड्री टुस्की भी इससे सहमत है कि भाई ओपनली यहां पे रिश्वत जो है वो ली जाती थी। और इनफैक्ट जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एक तरीके से थोड़े जो औरंगजेब से फ्रस्ट्रेटेड भी थे, है ना। जैसे बिदार बख्त, इनके पोते, अब वो एक लेटर लिखते हैं तो औरंगजेब उसमें कुछ करप्ट ऑफिसर्स का, कुछ करप्ट नॉबल्स का उसमें बताते हैं, और वही बताते हैं कि सॉवरेनिटी जो है इट डज नॉट स्टैंड एब्सेंट पनिशमेंट बट द एम्परर ऑल्सो शोड हिज मेन लीनियंसी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वही है कि भाई जो भी है करप्शन है, अब उसके लिए पनिशमेंट भी आपको देना पड़ेगा। बिदार बख्त को यही समझा रहे हैं, ये चीज है। औरंगजेब जैसे, अब एक और चीज है, कहा जाता है कि औरंगजेब ने सबके साथ वही सुलूक किया, औरंगजेब ने किसी को बख्शा नहीं, जो कि सच बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उसके सामने कोई मुजरिम खड़ा है, ठीक है, तो उसके साथ भी वही सुलूक करेगा, उसके हिसाब से वो मुजरिम है। याद रखिएगा, औरंगजेब की नजर में अगर उसने कुछ किया है तो कोई भी हो, जैसे शाइस्ता खान, इनके मामा जी थे। अब शाइस्ता खान, आपको पता है कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने बेडरूम में घुस के इनकी उंगलियां काट दी थी, 1659 की बात है। तो इनको भी नहीं बख्शा था, इनको भी ट्रांसफर कर दिया था कि दोबारा इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ी। तो ये इस तरीके का हिसाब किताब जो है वो रहता था। जब आजम शाह जो है, एक रॉबरी हुई थी सूरत के हाईवे पे, तो बहुत इनका बेटा आजम शाह बहुत फटकार लगाई थी औरंगजेब ने कि क्या कर रहे हो, है ऐसा ही होगा, ये चीज़ है। प्रिंस अकबर जो इसका चौथा बेटा था औरंगजेब का, अब आपको पता है कि प्रिंस अकबर, अपने छापा में भी देखा होगा, रिबेलियन कर दिया था। एक्चुअली सिसोदिया और राठौर के बीच मतलब लड़ाई हो गई थी, रिबेलियन हो गया था एक बहुत बड़ा। मारवाड़ और मेवाड़ जो हैं वो 1679 से लेकर 81 तक उन्होंने रिबेल कर दिया था। बेसिकली हुआ क्या था कि जो जसवंत सिंह राठौर है, दिसंबर 1678 में उनकी मौत हो गई थी। अब इसके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पे लेके लड़ गए थे। अब औरंगजेब ने हस्तक्षेप कर दिया इसमें भी। अब मारवाड़ ने बोला कि आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, आपको हस्तक्षेप करना, तो यहां पे राजपूतों ने रिबेल कर दिया। प्रिंस अकबर को भेजा, रिबेल जाके सप्रेस करो। प्रिंस अकबर उन्हीं से मिल गए। प्रिंस अकबर को लगा कि भैया अगर इनका हमको सपोर्ट हो जाएगा तो हम औरंगजेब को हटा देंगे। अब औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो दिमाग खराब हो गया। मतलब अगर आप इसको फैक्ट्स तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्स के हिसाब से अगर आप साइकोलॉजी देखने की कोशिश करो या इंसान को परखने की सोची, तो आपको यह पता चलेगा कि वो चीजें औरंगजेब दे ही नहीं पाए अपने बच्चों को। ठीक है, तो ओपनली जो है वो रिबेल कर दिया। बच्चों ने अपने पिता के खिलाफ रिबेल किया है, ऐसा बहुत कम हमको देखने को मिलता है। पूरे मुगल इतिहास में ऐसा कम देखने को मिलता है। रिबेल किया, शांत हुआ। ओपनली उनके बच्चों ने, औरंगजेब के बच्चों ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया। ये सच्चाई है। इसीलिए औरंगजेब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, बल्कि अपनी बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा करता था वो, और अपनी बहन के ऊपर, ये चीज है। तो दिसंबर 1678 में वही प्रिंस अकबर जो है उनसे मिल गए। अब उसके बाद फिर जब औरंगजेब को पता चला तो उनका दिमाग खराब हो गया। ठीक है भाई, राठौर सिसोदिया रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए भेजा था तुम तो वही, और उन्होंने बोल भी दिया कि हाँ भैया हमारे लिए तो आज से आप ही राजा हो। तो आपको बता दूं कि जो ये भी बोला जाता है कि राजपूत जो है वो औरंगजेब के साथ थे, बहुत ही वो छोटा तबका था, और वो भी औरंगजेब के उससे खुश नहीं था। आपको ये भी बता दूं, है ना, मान सिंह ने अकबर का साथ दिया। अकबर अलग किस्म के थे, औरंगजेब अलग किस्म का था। आधे से ज्यादा राजपूत जो राजस्थान था ना, वो रिबेल, दे वर एक्चुअली अगेंस्ट औरंगजेब। ठीक है, तो ये चीज है। तो फिर उसके बाद प्रिंस अकबर, आपको पता है कि जब ये पता चला कि भैया दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो छत्रपति महाराज समाजी के पास गए, तो समाजी ने उनको पर्शिया भेज दिया, और वहीं पे ही फिर 1706 के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब देखिए, औरंगजेब कभी डिप्लोमेसी यूज नहीं करता था। आपको लग रहा होगा अरे अच्छा औरंगजेब बात भी, ना ना, औरंगजेब जो है वो कई बार सीधा खेल खत्म। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, उनको किस तरीके से मारा था ये हम सबको पता है। छत्रपति 1689 में धोखे से जब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को जब कैप्चर किया, तो छत्रपति संभाजी महाराज को भी ऐसे ही ऊंट पे उल्टा लटका के पूरे शहर घुमाया गया, उनको टांगा गया, उनकी आंखें निकाली गई, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, उनके नाखून निकाले गए, पूरे शरीर पे मिर्ची लगाई गई। 40 दिनों तक ये टॉर्चर चला था, 40 दिनों तक। आप समझ सकते हो, छावा मूवी में तो कुछ दिखाया ही नहीं टॉर्चर जो एक्चुअल में हुआ था, है ना। अगर आप वो दिखा देते ना, पोर्ट्रे कर देते, आपकी रूह कांप जाती। और हर दिन यही सवाल कि अपना हमको बादशाह कबूल करो, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और यहाँ पे क्या नाम है कि अपना खजाना दे दो। अब एक और चीज बता दूं कि औरंगजेब, जैसे इस्लाम के कन्वर्जन की बात आती है, बट ऐसा था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत सारे हिंदू ऑफिसर्स थे, ये भी पॉलिटिकल था, ये भी मैं आपको बता दूं
ये औरंगजेब का जरिया था खत्म करने का अपने दुश्मनों को, लेकिन जिस ब्रूटैलिटी के साथ वो करता था वो गड़बड़ था। छत्रपति महाराज शिवाजी को कन्विंस किया गया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर के लिए, लेकिन जब वो औरंगजेब के कोर्ट में गए तो वहां पे उनको बहुत बेइज्जती हुई, बहुत ज्यादा, जिस तरीके से, और औरंगजेब का प्लान था उनको मरवाने का। वो तो निकल गए, वो अपने बच्चे वही सामाजी के साथ निकल गए वो सब्जी की टोकरी में, इतने शानदार। लेकिन अब देखिए छत्रपति महाराज शिवाजी का तो टेंशन अच्छा था ना, वो तो अच्छे उससे ही गए थे। किसका इंटेंशन खराब था? औरंगजेब का। अब आप बोलेंगे सर ये तो पॉलिटिक्स है भाई, औरंगजेब छत्रपति महाराज शिवाजी अगर रहते, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो फिर वो कैसे औरंगजेब? अरे भाई मुगलों, अकबर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, सारे राजपाट चल रहे थे। या अगर आप विजयनगर की किंगडम की देखो, हर जगह अलग अलग राजा हुए हैं और वो साथ में चले हैं, कभी लड़ाई हुई है, कभी संधि हुई है, लेकिन ऐसी ब्रूटैलिटी जो है ना, एक राजा ने दूसरे राजा के खिलाफ जो की है, वो आपको उसे औरंगजेब में ही मिलेगी। ये बात है, ठीक है। और आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल। गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन 1675 में, आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नो वन कैन एवर जस्टिफाई। गुरु तेग बहादुर धर्मगुरु थे। देखिए सिखों ने छत्रपति शिवाजी और कुछ जो औरंगजेब के खिलाफ थे उनकी मदद की थी। औरंगजेब बहुत इनसिक्योर आदमी था, बहुत इनसिक्योर। तो औरंगजेब ने क्या किया ना, औरंगजेब ने पूरी सिख कौम को सजा दी है। गुरु तेग बहादुर वॉज द 9th गुरु। उनको दिल्ली बुलाया, मतिदास, सतीदास, दयाल और 2 और थे, लेकिन बाद में उनको गुरु तेग बहादुर ने बोला कि तुम वापस जाओ। 4 थे, गुरु तेग बहादुर और उनके 3, मतिदास, सतीदास और दयाल। तो ये आए यहां पे, ठीक है, ये आए। अब उसके बाद औरंगजेब ने बंदी बना लिया। अब वही शर्तें रखी गई कि इस्लाम कबूल कर लो ये, लेकिन वो खाली सजा किस चीज की थी? सजा इस चीज की थी कि तुमने मेरे दुश्मन को कैसे पनाह दे दी, मेरे दुश्मनों के साथ सिखों ने कैसे हाथ मिला लिया, और तुम लीडर हो गुरु तेग बहादुर। और ये भी औरंगजेब चाहता था, उसकी आदत थी कि वो हर फट्टे में हाथ घुसाता था, तो उसको ये भी चाहता था कि मेरा आदमी बैठे। तो सिख गुरुओं में भी जो कोरोनेशन होता था या जो लीडर्स होते तो उसमें भी वो हस्तक्षेप करता था, है ना, कि मेरे ही आदमी बैठने चाहिए। तो भाई सिख है वो, है ना, और जन्मजात वॉरियर्स है, वो थोड़ी ना करेंगे। उन्होंने बोला ना, हम ऐसा नहीं कर सकते भैया, वो तो ऊपर से आता है। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर धर्म गुरु थे। समझाया गया औरंगजेब को मत करिए, क्यों मार रहे? 3 महीने तक, आज को जो बंगला साहिब है ना, तो 3 महीने तक जो मान सिंह के पोते थे, मैंने उनका नाम भूल गया हूं, उन्होंने औरंगजेब को समझाया कि ऐसा मत करिए, इनकी धर्म गुरु है, इनकी क्या गलती है? औरंगजेब नहीं माना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको विचलित कर सकता है, वो आपको विचलित करेगा। क्या किया औरंगजेब ने? जल्लाद ने दिन दहाड़े सतीदास को पकड़ा। धूप, पूरा का पूरा बाजार देख रहा था, आरी बीच से काटी है, शरीर को ऐसे बीच से काटा है, बीच से। आप समझ रहे हो? मतीदास को कॉटन में लपेट के आग लगा दी जिंदा। दयाल जी को कढ़ाई में, खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, और गुरु तेग बहादुर का शीश कलम करवाया। आज शीशगंज गुरुद्वारा है ना दिल्ली में, मैं भी गया हूं, मत्था टेका हूं, आप उसका इतिहास देखिए। तो ये औरंगजेब के कहने पर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो डिप्लोमेसी, ना, ब्रूटैलिटी भरी हुई थी औरंगजेब के अंदर यार, चाहे जो भी बोलो। अब उसको लगता था कि ये सही है ना, लेकिन ये तो पूरी तरीके से गलत था। काशी विश्वनाथ टेम्पल पूरा तोड़वा दिया, काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़वा दिया था। वहां पे हिंदुओं ने बहुत रेजिस्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था छत्रपति शिवाजी के साथ है। तोड़वा दिया पूरा टेम्पल, पूरा मंदिर। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे दान भी दिए मंदिरों को, बहुत मंदिरों को बनवाया, लेकिन तोड़वाया। हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि इस पे ज्यादा फोकस करेंगे? मथुरा में केशवदास टेम्पल के साथ भी यही हुआ, सेम चीज। लेकिन वही है कि हिंदू बहुत ज्यादा थे। 22.5% मुगल नोबल्स अकबर के अंडर थे, हिंदूज थे जो, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है वो शाहजहां के अंदर भी ऐसा ही रहा। और जो औरंगजेब के 1658 से 1679, 20 साल तक, मतलब जब औरंगजेब आया और 1680 तक ये नंबर उतना ही रहा, थोड़ा कम ही हुआ था 1%, 21.6 था। लेकिन 1679 से 1707 तक
हिंदुओं का पार्टिसिपेशन 50% हो गया था। अब ऐसा भी आपको मैं रीजन बताता हूं, औरंगजेब भरोसा नहीं करता था किसी के ऊपर, उसने देख लिया था, ठीक है, तो इसीलिए वो हिंदू नोबल्स पे ज्यादा भरोसा करने लगा। फिर उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे, मराठाओं को हराना है तो मराठाओं को ही ले आओ अपनी सेना में। भाई धोखा तो मराठाओं ने ही, भाई जो भी हुआ है आपने देखा ना किस तरीके से हुआ, प्रॉब्लम हुई। छत्रपति संभाजी महाराज, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन था जिन्होंने धोखा दिया, आप समझ रहे हैं। तो ये भी उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, बट था तो ब्रूटल। ओके, राजा रघुनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। औरंगजेब राजा रघुनाथ को एक तरीके से अपना गुरु मानता था, ये आप कह सकते हो। राजा रघुनाथ जो है वो स्टेट ऑफिसर था, और जब भी औरंगजेब नहीं रहता था तो राजा रघुनाथ जो है उसको संभालते थे। इंपीरियल ट्रेजरी थी इनके पास, और इनको 2500 मनसब, रैंक इनकी 2500 थी, ठीक है। तो एक तरीके से इनको राजा का टाइटल भी दिया था औरंगजेब ने। और मैंने बताया ना कि कुछ लोगों से ये चीज़ आप कह सकते हो, औरंगजेब हिंदू मुस्लिमों में भेद नहीं करता था। वो ये चीज़ थी औरंगजेब में कि वो हिंदू मुस्लिमों में भेद नहीं करता था, उसको जो पसंद आ गया वो पसंद आ गया। तो राजा रघुनाथ जब उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई थी, इनफैक्ट फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर तो उनको वजीर बताते हैं एम्पायर का, कि यानी कि कंट्रोल एक्चुअल में राजा रघुनाथ के हाथ में था। औरंगजेब तो लड़ाई के लिए दूर रहता था, कंट्रोल पूरा रघुनाथ करते थे, राजा रघुनाथ। लेकिन जब इनकी देहांत हुआ 1663 में अनफॉर्चुनेटली, तो औरंगजेब ने बहुत ही, कश्मीर देखने गए थे औरंगजेब के साथ, बट वहाँ पे कुछ हादसा हुआ जो इनकी मौत हो गई। तो औरंगजेब बहुत मतलब काफ़ी रोया हुआ था, और बोला था कि अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है तो वो राजा रघुनाथ से सीखे। और आखिरी वक्त तक वो राजा रघुनाथ को बहुत याद करता था, है ना। ये औरंगजेब था, ठीक है। तो मैंने बताया ना, फैक्ट्स भी मैं बताऊंगा, हमको इतिहास का एक ही साइड नहीं देखना, दोनों साइड देखनी है। मैं जब इतिहास पढ़ता हूं तो मैं इंसान को समझने की कोशिश करता हूं कि उसकी मेंटालिटी क्या रही होगी, ठीक है, कि इंसान की मेंटालिटी क्या रही होगी। तो इवेंट्स को मैं इसी तरीके से सोचता हूं कि कैसा दिमाग रहा होगा, कैसा होगा वो इंसान। तो इससे चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं। ये हिसाब किताब है, ठीक है। उसके बाद बहुत ये भी बात सच है कि औरंगजेब जो है वो काफी हिंदू रिलीजियस फिगर्स के साथ कंसल्ट करता था, ये बात सच है। कुछ हिंदू धर्मगुरु के साथ मिलता भी था वो, है ना। रिलीजियस आदमी था औरंगजेब, ठीक है, लेकिन फिर जजिया क्यों लगाया, अब यही पे कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। वो तो रिलीजियस टैक्स था। अब अगर हिंदू धर्म गुरुओं के साथ मिलता है, यहां पे पॉलिटिक्स नहीं आती है। मैं वही बता रहा हूं कि जहां औरंगजेब की गड़बड़ है वहां पॉलिटिक्स आ जाती है, यहां पे पॉलिटिक्स नहीं आ रही है। तो भाई ऐसी चीजें आपको दिखेगी औरंगजेब की लाइफ में जो काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। शाहजहां की मौत 1666 में हुई, तब जाके जो मक्का के शरीफ थे तब उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को पहचाना, ये चीज़ है। शराब नहीं पीता था औरंगजेब बिल्कुल भी, है ना। शराब, ओपीएम इसने बैन ही कर दिया था। लेकिन औरंगजेब एक जगह कहता है कि जो चीफ काजी है, अब्दुल वहाब चीफ काजी था औरंगजेब का, इससे पहले वाले को हटा दिया था कि उसने औरंगजेब को रजिस्ट किया था। तो बताते हैं कि औरंगजेब कहता था कि शराब सभी पी रहे, वो बाहर से स्मगल होती थी, सब पीते थे शराब। तो औरंगजेब कहता खाली मैं और ये शराब नहीं पीते, बाकी सब पी रहे शराब। तो उसको औरंगजेब को पता था। 1686 में आपको बता दूं कि बीजापुर, डेलीगेशन ऑफ बीजापुर का थियोलॉजिस्ट, जो कि आपको पता है कि आदिल शाही डायनेस्टी थी, बीजापुर और गोलकुंडा को तबाह कर दिया था औरंगजेब ने एक तरीके से। तो गिड़गिड़ाए थे कि हमको छोड़ दीजिए, आप इतना ज़्यादा बर्बरता नहीं, लेकिन औरंगजेब ने मार दिया, सबको मारा, ठीक है। औरंगजेब अपने अपने कंट्रोल में उसको लिया, ये चीज़ है। ऐसे ही 1700 में मुगल सोल्जर्स ने 9 हिंदू और 4 मुस्लिम्स को, ये ऑड्रे टुस्के ने लिखा है, 9 हिंदूज और 4 मुस्लिम्स को सतारा फोर्ट की जो सीज थी, जो कि मराठा के स्ट्रॉन्ग होल्ड था, ठीक है, उसमें सीज किया था, पकड़ लिया था। तो फतवाए आलमगीरी, जो कि लीगल बुक है औरंगजेब की, कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं, मतलब मैं उनकी बुद्धि को सलाम करता हूँ। तो मुगल जज ने मुस्लिम को 3 साल की सज़ा सुनाई और हिंदू को फुल पार्डन दे दिया अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो औरंगजेब ने जज को बोला कि आप डिसाइड करिए। तो एक, हालांकि सबको मार दिया औरंगजेब ने, दे वर ऑल एग्जीक्यूटेड। अब यहां पे वही चीज आप बाद में ये बात आप कह सकते हो कि अगर औरंगजेब सबके लिए जस्ट था, लेकिन फिर उसने इस तरीके की डिसीजन जब आप देखोगे कि आप कन्वर्ट हो जाओ, तो ये भी पॉलिटिकली आपको लगते हैं, ये हिसाब किताब है ना। तो अकबर के समय में भी जो उलेमास थे, जो धर्मगुरु थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। औरंगजेब भी उलेमास के हिसाब से चलता था, बट कुछ इंस्टेंट ऐसे होते हैं कि उसने, वो देखिए औरंगजेब अपने हिसाब से चलता था। किताबों में आपको मिलेगा कि औरंगजेब ने जो बहुत सारे उलेमास जो हैं उनकी, उन्होंने क्या कहते हैं,
एहसान ले लिया था, उनका एहसान मान लिया था, तो इसलिए औरंगजेब उनके हिसाब से चलता था। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ोगे, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। औरंगजेब को जो था वो उसने किया, है ना, और ब्रूटल क्रैकडाउन किया, ब्रूटैलिटी, खतरनाक तरीके से क्रैकडाउन हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फतवाए आलमगीरी उसने लिखवाई थी बहुत सारे 1675 में, बहुत सारे उसने इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाया, और कोड ऑफ कंडक्ट था कि लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को किया जाए। अब उसके बाद रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करते हैं। भीमसेन सक्सेना जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहे थे औरंगजेब के साथ, वो लिखते हैं कि भाई रिलीजियस फेस्टिवल में दिक्कतें होती थी, है ना, दंगे होते थे, उस समय भी दंगे होते थे, तो इतना आसानी से चीज़ें जो है वो नहीं जाती थी, है ना। हमको हिंदू मुस्लिम के लेंस से कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए यार, मैं ये बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, है ना। आज की पॉलिटिक्स बहुत गड़बड़ है, आप समझिए, तो उसमें आप ये चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि इससे हम अपना ही नुकसान करेंगे। आप एक इंसान को इंसान की नज़र से देखो, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे वो मुस्लिम राजा हो। हम एनालिसिस यहाँ पे औरंगजेब का कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हिंदू मुस्लिम के लेंस से कभी मत देखिएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि औरंगजेब को, उसको फर्क नहीं पड़ता था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ठीक है, उसके साथ जो है वो है, ये चीज़ है। अब इस्लाम की बात आती है तो इसमें भी ये बताया जाता है कि जब भी बहुत, जैसे क्या था ना कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, उस समय ये भी पॉलिटिकल था, तो एक तो आपको मुगल हायरार्की में ऊपर जाने का पैसा मिल जाता था। देखिए जो भी हो, उस समय जो मुस्लिम्स होते थे उनको तवज्जो दी जाती थी, ये बात सच है, बहुत ज़्यादा। भाई आपको टैक्स नहीं देना है, तो कुछ लोग सोचते थे कि अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो टैक्स नहीं देना है, फिर मुगल हायरार्की में हमको और ज़्यादा ऊपर जाने का मौका मिल जाएगा। कुछ जॉब्स मुस्लिम्स के लिए ही रिजर्व्ड होती थी, तो उसके ऊपर भी, वहाँ पे भी हमको जाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। हालांकि एक लेटर में औरंगजेब जो है ये कंडेम करता है, 1699 में उसने लेटर लिखा था कि कुछ लोग जो है वो ज़बरदस्ती र्यूमर फैला रहे हैं कि मैं, मेरे नाम पे कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि मैं एज अ फुल स्केल कन्वर्जन, मैंने कभी भी ये मास स्केल पे प्रोग्राम जो है वो नहीं चलाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि गुजरात में भी औरंगजेब ने ऐसे कई ऑर्डर दिए हैं जिसमें काफ़ी लोगों को जान से मार दिया गया है। ब्रूटल, ही वॉज ब्रूटल, ओके। बोराज शियाज, हाँ ये तो चलिए बता ही देता हूँ कि इस्माइली बोराज को भी टारगेट किया, मैंने बताया ना भाई, मुस्लिमों को भी उसने टारगेट किया है, मेहदवीज को टारगेट किया। जब औरंगजेब को पता चला कि मेहदवीज के पॉलिटिकल एम्बिशंस, उनको मरवा दिया। बोराज जो कि शिया कम्युनिटी है, इस्माइली बोरा, उनको टारगेट किया। औरंगजेब ने इस्माइली बोरा को हरास किया है। एक जब 8वें 1678 की बात है, तो उनका बोराज का मस्जिद हुआ करता था, तो वो कहते थे कि जो दिन की 5 नमाज, औरंगजेब ने बोला था कि ये सुन्नी स्टाइल में होनी चाहिए। अब इसके काफ़ी बवाल हुआ, औरंगजेब ने मरवा दिया। ये हिसाब किताब हमको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है, ओके। तो ये चीज़ है। अब देखिए चीज़ें ऐसी चलती रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप देखो तो इस हिसाब से हुई हैं। फिर औरंगजेब जब बूढ़ा होता है, मराठाओं को, उसने साउथ इंडिया को, लेकिन मराठा को पूरी तरीके से हरा नहीं पाया। मराठा आर्मी में तो मुगल की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन जो उनकी टैक्टिक्स थी, गुरिल्ला टैक्टिक्स और बाकी चीज़ें ज़बरदस्त। 1690 के बाद औरंगजेब का फॉल होने लगता है, ठीक है, बहुत दिक्कत होने लगती है। औरंगजेब जो था वो, बता देना कि जब वो दिल्ली गया तो पीकॉक थ्रोन छोड़ गया था। दिल्ली में कोई इतनी, पूरी कैपिटल के साथ शिफ्ट होते थे उस समय ये, और औरंगजेब भी बहुत कैपिटल के साथ, बहुत लोगों के साथ जाता था, बहुत सारे लोगों के साथ। मुगल किंग्स जो थे वो कभी कभी परेशान हो जाते थे, उनको साउथ पसंद नहीं था। जो दिल्ली वाले थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि भाई हम वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन अब क्या करें, अब जो है सो है। औरंगजेब था तो औरंगजेब को बड़ी अच्छा लगती थी उसकी आबो हवा। धीमे धीमे जो है औरंगजेब का एम्पायर जो है वो टूटने लगा, ये औरंगजेब को पता था। 1690 के बाद औरंगजेब को एहसास हो गया था कि अब मेरा एम्पायर जो है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं, मुश्किल आने वाली है। मेरे चारों बेटे में से, चारों बेटे में खाली मुअज्जम जो है वो था, और उसी ने ही अल्टीमेटली 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हुआ था तो मुअज्जम ने ही सत्ता संभाली थी। बाकी प्रिंस अकबर तो चले ही गए थे, है ना। और 1699 और 1706 के बीच में बहुत सारे ऐसे मराठास के फोर्ट्स थे जिसमें तगड़ी लड़ाई होती है औरंगजेब की फोर्स, लेकिन उस समय तक बहुत कमज़ोर हो चुका था औरंगजेब, बूढ़ा हो सका था। कहते हैं सोल्जर्स भी उसकी बात नहीं मानते थे। ये भी कहते हैं कि पीठ पे उसका मजाक उड़ाया जाता था। रिबेलियंस ऑलरेडी स्टार्टेड। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये रहती है
कि जो व्यवस्था बनाई थी, जिसको लगा कि औरंगजेब बहुत बढ़िया, वो चरमराने लगी थी। वॉर इतने सारे लड़ लिए थे कि जो शाही खजाना था वो लगभग लगभग खत्म होने को आया था। जागीर, बहुत जो इनकम होती है ना, नॉर्थ से साउथ आने में काफी लंबा समय लग जाता था, ठीक है ना। तो बहुत सारे उस समय जो नोबेल्स थे, मनसब थे, वो डिससेटिस्फाइड थे। जो हिंदू राजा थे, जो राजपूत थे और बाकी सब, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी इसमें कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम जो है अब इसमें अलग हो सकते हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि फाइनल ईयर्स अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो वो भी वॉर ही उसमें रहा है। उसमें मैं बताया कि एक बार दिल्ली छोड़ा तो औरंगजेब कभी फिर दिल्ली लौट नहीं पाया। बहुत सारे उसने लेटर्स लिखे, कुछ अपने बच्चों को लिखे, और उसने आखिरी में माफ़ी मांगी है। उसने लेटर्स में बोला है कि मैं माफ़, मतलब मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो ऐसे व्यर्थ में बिता दिया है, ये बोलता है। औरंगजेब के जब आखिरी के लेटर्स आप देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि उसके अंदर रिग्रेट है, उसके अंदर परेशानी है जब वो दुनिया छोड़ के गया है, ठीक है ना। और औरंगजेब ने तो ये तक मुअज्जम को तो बहुत, क्योंकि मुअज्जम बार बार रिबेल कर देता था, तो मुअज्जम को तो बहुत गरियाया औरंगजेब ने, कहता कि तुमसे अच्छा तो एक लड़की हो, तुम क्या मुंह दिखाओगे जाके ऊपर, ये सब है। लेकिन औरंगजेब मुअज्जम से प्यार भी बहुत करता था। एक बार उसको कैद कर लिया तो गुस्से में, बट फिर उसको दया आ गई तो बोला कि ठीक है, तुमको हम कांधार का गवर्नर बना देते हैं, लेकिन सही से रहो। बट अल्टीमेटली मुअज्जम जो है वो भी यही वेट कर रहा था कि कब औरंगजेब की जान जाती है और खेल खत्म हो, ठीक है, ये चीज़ है। औरंगजेब जो है वो कहता था कि मेरे बच्चे बेकार हैं लेकिन मेरे जो पोते हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। इनफैक्ट औरंगजेब जो प्रिविलेज नॉबल्स हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर लगता था। अगर ये प्रथा ना होती, अकबर ने स्टैब्लिश ना की होती कि मौत के बाद जो है, या अगर आपको उत्तराधिकारी चुनना तो आपके बेटे ही होंगे, तो मुझे लगता है औरंगजेब किसी नोबेल को बनाता राजा, या अपने शायद किसी पोते को बनाता, बट ऐसा हुआ नहीं, ये चीज़ है। इनका जो चीफ वजीर था असद खान और मिलिट्री कमांडर जुल्फी खान, काम बख्श जो औरंगजेब का यंगेस्ट सन था उसको अरेस्ट कर लिया था 1693 में, क्योंकि काम बख्श, अब देखिए, मराठा के रूलर राजा राम के साथ नेगोशिएशन कर रहा था कि आप हमारा सपोर्ट करिए। तो इस तरीके का हिसाब किताब था कि उनके बेटे भी औरंगजेब के जो है उसके सगे नहीं थे, और ये इसी वजह से था क्योंकि रॉन्ग नंबर है ना। 2 साल के अंदर अंदर इनका सेकंड सन मुआज्जम ने, जैसे औरंगजेब का देहांत होता है, फीवर से 1707 में उसकी जान गई, तो जैसे उसका देहांत होता है अगले 2 साल में जो वॉर ऑफ सक्सेशन होती है, आजम खान काम बख्श को मार दिया, खत्म। प्रिंस अकबर तो चल गया था और अपने आप को राजा घोषित कर, लेकिन 1712 में वो भी गया। फिर आता है सईद, यहाँ पे सईद ब्रदर्स जो फर्रुखसियार, और आप समझिए कि अजीब बात है कि 250 सालों में 1526 से लेकर 1707 तक 5 राजा आए थे मात्र। 1707 से लेकर 1720 तक 5 से 6 राजा आ गए। ऐसी वॉर ऑफ सक्सेशन हुई। और उसके बाद फिर मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह रंगीला ने भी क्या किया? कुछ नहीं किया। नादिर शाह ने उसको बंदी बना लिया था, पूरी दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। जिस चीज को वो चाहता था वो कभी मिली ही नहीं। औरंगजेब ने बोला था कि मेरी मौत के बाद जो है मेरा एम्पायर बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, वही हुआ। औरंगजेब की मौत के बाद एम्पायर खत्म हो गया एक तरीके से। क्यों हुआ? आपने जो मैं इतने समय से कि वही कि उसने वो लेगेसी छोड़ी ही नहीं कभी। औरंगजेब में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसका आप अनुसरण कर सकते हो। वो एक अच्छा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ब्रूटल था। और ये औरंगजेब की जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। वो ये सिखाती है कि हो सकता है आप जब ब्रूटल हो तो सफलता मिल जाए, लेकिन उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। आज मुगल से जो है, मुगल, पता है ना सुल्ताना बेगम किस हाल में है? भीख मांग रहे। बहादुर शाह जफर के बाद तो जो राजा, जो प्रिंस थे, वो भीख मांगते थे, रिक्शा चलाते थे। ये हालात थोड़ा मुझे, देखिए, जब मैंने पढ़ा सुल्ताना बेगम, अब मेरा दिल क्या करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। हो सकता है किसी को सिंपैथी ना लगे, मुझे दुख हुआ कि भाई ऐसे हालात में 6 बच्चियां हैं, कभी चाय की टपरी भी लगाई उन्होंने कपड़े भी सिए, लेकिन नहीं, पैसा ही नहीं। पेंशन आती है 6,000 रुपये, उसी पर गुजारा बत्ता चलता है। तो ये आपको बताता है। अब जैसे राजपूतों की बात देखिए, अब राजपूत और बहुत अमीर है इस समय, पेंशन बंद की, प्रीवी पर्स जो है वो इंदिरा गांधी ने बंद की, लेकिन आप देखिए कि राजपूत कितने अमीर हैं। सिंधियाज तो पॉलिटिक्स में है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिनेज देखिएगा ना, तो राजस्थान में हेरिटेज होटल्स हैं, बड़े बड़े महान जबरदस्त होटल्स हैं।
उनके कौन है मालिक, या हवेलियों के कौन है मालिक बड़ी बड़ी। अभी मैं जैसलमेर गया था तो वहां पे, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सही रास्ते पे चलें, सही चीजें करें, सही निर्णय लें। औरंगजेब ने सही निर्णय नहीं लिए, मेरे हिसाब से वो एक विलन था। दैट्स व्हाट आई फील। औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे, आप कह सकते हो कि उसके डिसीजन पॉलिटिकल रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल रहे हैं, नो डाउट पॉलिटिकल रहे हैं। और यह भी बिल्कुल सच है कि हिंदुओं का बहुत जबरदस्त सपोर्ट भी था औरंगजेब को। बहुत सारे हिंदू थे, जो मंदिर तोड़वाए हैं तो दान भी दिए, लेकिन आप ये बात नहीं कर सकते जो उसने खतरनाक लेवल पे ब्रूटैलिटी की है लोगों के साथ। अलग ही लेवल पे चीजें चली गई थी और वो अपने एम्पायर को भी नहीं संभाल पाया, नहीं संभाल पाया, वो नहीं बचा उसके बाद एम्पायर। शाहजहां के बाद बचा, अकबर के बाद बचा, दारा शिकोह होते तो लंबा चलता एम्पायर। हो सकता है ब्रिटिशर को भी दारा शिकोह अच्छी टक्कर दे सकते थे, पूरे भारत को साथ में लाके। शाहजहां का बड़ा बेटा बनता तो वो बातचीत से चीजें चला ले जाता, बिल्कुल सही बात है, चला ले जाता। मिलिट्री तो थी ना उसके पास, लेकिन औरंगजेब बस मारो मारो मारो, यही था। वॉर ही लड़े उसने, पूरी उम्र वॉर लड़े हैं, उसने कभी दोस्ती की ही नहीं। और इसीलिए औरंगजेब के साथ आखिरी में कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे, और जो लोग थे भी गिने चुने। वो बस या तो डर के लिए, या सिंपैथी, या फिर बस है तो है, थोड़ा लालच है कि चलो कुछ मिल जाएगा मुझे। ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे मैं लेक्चर्स लाता रहूंगा, इस तरीके के लेक्चर्स। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।